हेलो, हाँ जी। नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। आज अपन दो चीजें पढ़ने वाले हैं ये लेक्चर में, एक इंडेमनिटी और दूसरा गारंटी। एक इंडेमनिटी और दूसरा गारंटी, ठीक है। अब पहले ये चीज समझ लो कि इंडेमनिटी क्या होता है, गारंटी क्या होता है, उसके बाद में अपन इसको पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। अब सर देखो, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? इंडेमनीफाई करना मतलब आपको वादा करना कि भैया मैं आपके जो भी नुकसान होगा, आपका जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं करके दूंगा। टू मेक गुड द लॉसेस। क्या डायलॉग कैसा है? टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस, टू मेक गुड द लॉसेस मतलब अगर जो भी आपको लॉस हुआ उसको मैं सही कर दूंगा। मतलब सिंपल सी बात है, मैं आपको इंडेमनीफाई कर दूंगा। मतलब और सिंपल सी बात है, मैं आपको भरपाई करके दूंगा। ठीक है, डायलॉग लिखना है टू इंडेमनीफाई मतलब टू मेक गुड द लॉसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? देखो, ये इमेज के थ्रू समझते हैं। एक इंश्योरेंस कंपनी का ये एजेंट है, इंश्योरर, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी है, आप इंश्योरेंस कंपनी के पास जो इंश्योरेंस प्रीमियम करवाते हो उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बोलते हैं, एक्सेप्ट फॉर लाइफ इंश्योरेंस। क्यों? क्योंकि अच्छा चलो ठीक है, बाद में बताता हूं लाइफ इंश्योरेंस इसमें क्यों नहीं आता। अब समझिए इसको, ये एक एग्जांपल है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आप आए मेरे पास, मैं हूं प्रणव चांडक, ठीक है। आप आए मेरे पास, बोले सर मेरे को सीएमए लॉक में बहुत दिक्कत जाती है, प्रोविजंस याद ही नहीं होती है, बताओ क्या करूं। तो मैंने बोला देख बेटा, मैं एक तो मेरे लेक्चर्स ले ले, एक तो मेरे लेक्चर्स ले ले, आप हो स्टूडेंट। मैंने बोला मेरे लेक्चर्स ले ले, जो जो चीजें मैं तेरे को बताता वैसा करते जा, तू फेल नहीं होगा। गारंटी देता हूं मैं कि तू फेल नहीं होगा। अगर तू फेल हुआ, अगर तूने मेरी बात माना और तेरे को इसका कोई नुकसान हुआ तो तेरा जो भी लॉस होगा वो मैं भरपाई करके दूंगा, बराबर। ऐसे मैंने नहीं बोला, एक एग्जांपल है। अगर मैं आपको ऐसे बोलता हूं कि आपका जो भी लॉस हुआ मेरे वजह से उसका मैं आपको कंपेंसेशन दूंगा, तो वो हो जाता है सर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। जैसे अपन इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाते, अपन इंश्योरेंस कंपनी वालों के पास जाते, आप अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाते हो। आपको पता नहीं होगा, आपने सिर्फ लाइफ इंश्योरेंस सुना होगा, बट मैं आपको बता दूं आपके स्टॉक का भी इंश्योरेंस होता है। अब मैं गया अपने स्टॉक का इंश्योरेंस करवाने और मैंने कंपनी के साथ में जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट किया कि भैया देखो मैं आपको है ना पर ईयर एक प्रीमियम दूंगा, पर ईयर मैं एक प्रीमियम दूंगा। और उसके बदले उन्होंने मेरे को वादा किया, उसके बदले उन्होंने मेरे को वादा किया कि अगर कुछ लॉस होता है, अगर कुछ लॉस होता है तो वो मेरे को इतना इतना अमाउंट देंगे। इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी में दो लोग होते हैं, एक वो आदमी जिसको इंडेमनीफाई किया जाता है। देखो, ये एक इंश्योरेंस एजेंट है। ये इंश्योरेंस एजेंट क्या बोल रहा? डू नॉट वरी, टेंशन मत लो, वी विल इंडेमनीफाई यू और कंपेंसेट। हम आपको इंडेमनीफाई करेंगे, हम आपके जो भी लॉसेस है उनको मेक गुड करेंगे, विल मेक गुड योर लॉसेस। ठीक है, ये जो ऐसा वादा करता कि मैं आपके नुकसान की भरपाई कर दूंगा उसको बोलते हैं इंडेमनीफायर। और जिसको इसने वादा किया उसको बोलते हैं इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। देखो यहां दो लोग खड़े, एक ये साहब और दूसरे ये टी शर्ट वाले साहब। ये कोट वाले साहब टी शर्ट वाले साहब को बोलते हैं डू नॉट वरी, अगर आपका कुछ नुकसान हो गया तो मैं आपको भरपाई करके दूंगा। ये इंश्योरेंस एजेंट है। तो ये एजेंट कौन हो गया? इंडेमनीफायर। और जिसको उसने वादा किया नुकसान से बचाने का वो हो गया इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। काय के अगेंस्ट? कोई लॉस हुआ उसके अगेंस्ट। काय के अगेंस्ट? कोई लॉस हुआ उसके अगेंस्ट। तो बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी कुछ नहीं होता सर। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी सिंपल सी बात है, एक इंडेमनीफायर रहता,
वो दूसरे आदमी को वादा करता कि भैया अगर तेरे को कोई नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करके दूंगा। जो भरपाई के कॉन्ट्रैक्ट होते हैं उसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी, इंडेमनिटी मींस टू मेक गुड द लॉसेस, लॉसेस को सही कर देना, और टू कंपेंसेट द अदर पार्टी जिसको लॉस हुआ है, हु हैज सफर्ड द लॉस। इंडेमनिटी मींस टू मेक गुड द लॉसेस और टू इंडेमनिफाई द अदर पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉसेस। ये चीज आप लिख लो एक बार। इंडेमनिटी मींस टू मेक गुड द लॉसेस और टू इंडेमनिफाई द अदर पार्टी हु हैज सफर्ड द लॉसेस। जो इंडेमनिफाई करता है या जो प्रॉमिस करता है उसको बोलते हैं इंडेमनिफायर। जिसको वादा किया उसने नुकसान भरपाई करने का वो होता है इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। बराबर। अब सुनो, एक इंश्योरेंस कंपनी है, इन्होंने मेरे को वादा किया कि भैया प्रणव जांडक साहब आपका कोई भी नुकसान हुआ तो हम आपको भरपाई करके देंगे। तो सर ये फुकट में तो देने वाले नहीं है, बदले में मैं इनको कुछ देता हूं जिसको बोलते हैं प्रीमियम। ये जो प्रीमियम है दिस इज अ कंसीडरेशन, दिस इज अ कंसीडरेशन फॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। ये जो प्रीमियम मैं उनको देता हूं। बराबर। ओके, मैं वादा किसने किया? इसने। ये हो गया इंडेमनिफायर और मैं कौन हूं? इंडेमनिफाइड या इंडेमनिटी होल्डर। अब बताओ मैं इंश्योरेंस कंपनी से जाके पैसे कब मांग सकता हूं? जब एक्चुअल में लॉस हुआ है मेरे को। अगर मेरे को लॉस नहीं हुआ तो फिर इनका जो इंश्योरेंस कंपनी है उनका कोई ऑब्लिगेशन क्रिएट नहीं होता। इनका ऑब्लिगेशन, इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्लिगेशन कब क्रिएट होता है? जब मेरे को लॉस हुआ। अगर मेरे को लॉस हुआ तो ही इंश्योरेंस कंपनी का ऑब्लिगेशन क्रिएट होगा। बराबर है। उन्होंने बोला कि अगर आपका स्टॉक जल गया तो हम आपको कंपेंसेट करेंगे। मेरा स्टॉक जला ही नहीं तो उसकी जो लायबिलिटी है वो अराइज ही नहीं होंगी ना। अब मैं जाके उनको पैसे मांग सकता? बोला तुमने बोला था ना स्टॉक जला, तो वो बोलेंगे स्टॉक जला क्या? नहीं। अब जला नहीं तो फिर लॉस या ऑब्लिगेशन उनकी क्रिएट ही नहीं होती। आई होप यू गेटिंग इट। ओके, अब इंश्योरेंस के केस में लाइफ इंश्योरेंस नहीं आता। मैंने आपको पहले बताया था। लाइफ इंश्योरेंस में भी अपन यही करते हैं, प्रीमियम देते हैं। वो बोलते हैं कि अगर तुम मर गए तो हम तुमको इतना इतना सम देंगे, जो भी सम अश्योर्ड रहता वो। बराबर। अब मैं मरा ही नहीं सर, मरने की बातें छोड़ दो। मैं आपको बता रहा हूं, अगर एक्ट ऑफ गॉड की वजह से कोई कोई लॉस होता है, अगर लॉस हुआ, देखो इसकी कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी में क्या रहता है कि अगर आपको कोई लॉस हुआ तो मैं आपको भरपाई कर दूंगा। बराबर। बट अगर ये लॉस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वॉइड हो जाता। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी बनता ही नहीं है एक्चुअल में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एक्ट ऑफ गॉड के अगेंस्ट प्रोटेक्शन के लिए नहीं बन सकता। और इसीलिए जब भी इंश्योरेंस के क्लॉजेस होते हैं, आपने मूवी देखा होगा ओ माय गॉड। इतनी मूवी क्यों बनी? क्योंकि वो इंश्योरेंस पॉलिसी के क्लॉज में लिखा था कि इट इज ड्यू टू एन एक्ट ऑफ गॉड। और एक्ट ऑफ गॉड के केस में स्टॉक इंश्योरेंस वर्क नहीं करता। कौन सा? सिर्फ एक इंश्योरेंस है जो वर्क करता है एक्ट ऑफ गॉड के केस में। कौन सा? लाइफ इंश्योरेंस। अरे भैया मेरा मरना भगवान की वजह से ही है ना, मैं थोड़ी अपने आप मरता हूं। भी बातें कर रहे हैं सर। एक्सीडेंट रहा तो वो अलग बात है। अगर एक्ट ऑफ गॉड नेचुरल डेथ हुई है या एक्ट ऑफ गॉड की वजह से आपको नुकसान हुआ है, एक्ट ऑफ गॉड मतलब भगवान का करा हुआ, जैसे भूकंप आ गया, तो इन दैट केस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी डज नॉट वर्क। ठीक है। ओके, डेफिनेशन क्या है सर? देखते हैं। अ कॉन्ट्रैक्ट बाय विच वन पार्टी, एक पार्टी प्रॉमिस करती टू सेव द अदर फ्रॉम लॉस कॉज्ड टू हिम बाय द कंडक्ट ऑफ प्रॉमिसर हिमसेल्फ, मेरे वजह से या फिर किसी और इंसान के वजह से भी तेरे को लॉस हुआ ना तो मैं भरपाई कर दूंगा। मैंने अपना वादा, ये हुआ कॉन्ट्रैक्ट, मैंने बोला देख मेरे वजह से तेरे को कोई नुकसान हुआ या किसी और इंसान की वजह से भी तेरे को कोई नुकसान हुआ ना बेटा, तो मैं भरपाई करके दूंगा। यह है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। बट अगर लॉस एक्ट ऑफ गॉड की वजह से होता तो वो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी में कवर्ड नहीं है। ठीक है। दो पार्टीज इंवॉल्व होती है सर। एक होता है इंडेमनिफायर जिसको आपने कंपेंसेट करने का वादा किया है,
दूसरा होता है, सॉरी, एक होता है इंडेमनीफायर जिसने वादा किया है कंपेंसेट करने का, और दूसरा होता है इंडेमनीफाइड या इंडेमनिटी होल्डर, मतलब जिसको कंपेंसेट करने का वादा किया। जिसने वादा किया वो इंडेमनीफायर और जिसको वादा किया वो इंडेमनीफाइड, ये लिखा है यहां पे। ठीक है, अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी मे बी आइदर एक्सप्रेस्ड और इंप्लाइड। एक्सप्रेस भी हो सकता है, इंप्लाइड भी हो सकता है, मतलब इन राइटिंग या बाय वर्ड ऑफ माउथ है तो वो एक्सप्रेस है, और इंप्लाइड मतलब बाय एक्शन है, बाय कंडक्ट है, वो इंप्लाइड है। अभी ये आपको पता होना चाहिए, मैं ये मान के चल रहा हूं। ठीक है, एक सेकेंड। एग्जिस्टेंस ऑफ लॉस इज एसेंशियल। लॉस होना एसेंशियल है, क्योंकि जब तक लॉस नहीं होता तो आप आगे वाले को पैसे मांग ही नहीं सकते। अनलेस प्रोमिसी हैज सफर्ड लॉस ही कैन नॉट होल्ड प्रोमिसर लायबल। बराबर है, ये मैंने आपको बता दिया था ये यहां पे, कि जब मेरे को लॉस होगा तभी मैं इंश्योरेंस कंपनी से पैसे मांग सकता हूं। बराबर, हाउ। अब सर ये पूरा का पूरा याद करना है क्या? एग्जाम्पल छोड़ के सारी की सारी चीजें लिखना है। प्लस सीएमए इंटर के एग्जाम में जब सजेस्टेड क्वेश्चंस आते हैं या सजेस्टेड आंसर्स आते हैं ना, तो उसमें उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए रहते हैं, तो आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं, बट वो एग्जाम्पल याद नहीं करने हैं, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। और वो एग्जाम्पल आप तब लिखोगे या तब लिख सकोगे जब आपका एक कंसेप्ट सही है, दूसरा इंग्लिश सही है। तो मैं इसलिए फोकस करता हूं कि लिखने की प्रैक्टिस करो, सो दैट आपकी इंग्लिश कहीं ना कहीं सही हो जाए। ठीक है, ओके। ये दो एग्जाम्पल से एक बार पढ़ेंगे आप लोग पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ता हूं। हाँ जी, हाँ, एक शेयर होल्डर था मिस्टर एक्स, जिसके पास शेयर सर्टिफिकेट था। ठीक है, ये पहले की बात होती थी, अभी ये वैसे तो अभी डीमैट फॉर्म में तो शेयर सर्टिफिकेट की इतनी वैल्यू नहीं है, बट फिर भी एग्जांपल दिया है, अपन पढ़ लेते। एक्स अ शेयर होल्डर ऑफ कंपनी लॉस्ट हिज शेयर सर्टिफिकेट। उसका शेयर सर्टिफिकेट गुम गया, वो कंपनी के पास गया, बोले मेरे को डुप्लीकेट सर्टिफिकेट होना। अब कंपनी ने बोला अगर तेरा ओरिजिनल सर्टिफिकेट जिसके पास है, जिसका चोरी गया या जिसने चुराया या जिसके पास मिसप्लेस हो गया, जिसके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, अगर वो भी हमको बोले कि ये मेरा शेयर है, तो फिर हमने क्या करना? तो मिस्टर एक्स ने बोला देखो आप मेरे को है ना डुप्लीकेट सर्टिफिकेट इशू कर दो। अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट की वजह से आपको कोई नुकसान हुआ तो जितना नुकसान आपको होगा मैं आपको उसका कंपेंसेशन दूंगा। ये हो गया कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। किसने किया? मिस्टर एक्स ने कंपनी को प्रॉमिस किया। मिस्टर एक्स हो गया इंडेमनीफायर, कंपनी हो गई इंडेमनीफाइड। तो ये लिखा है, ये देखो, ही अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। अभी ये यहां पे क्यों हुआ पता है ऐसा? ये ही अप्लाइड फॉर डुप्लीकेट सर्टिफिकेट। ये जो हमारा टाइपिस्ट था ना, उसके पास जो एमएस वर्ड है उसमें थोड़ी दिक्कत थी। मैं बता दूं आपको, अगर आगे चल के आप फ्यूचर में कभी टीचिंग वीचिंग में आना चाहते हो तो मेक श्योर आपके टाइपिस्ट के पास और आपके पास जो एमएस वर्ड है दोनों सेम फॉर्मेट के हो। क्यों? नहीं तो फिर ऐसे होता, उन्होंने तो बराबर स्पेस दी थी बट हमारे वर्ड में ये ऐसा हुआ नहीं, स्पेस कहीं हो गई, तो ये होता है ऐसे। देखो क्या बोलते हैं, कंपनी अग्रीड टू इशू द सेम ऑन द टर्म दैट एक्स कंपेंसेट करेगा कंपनी को अगर ओरिजिनल सर्टिफिकेट होल्डर ने उसको प्रोड्यूस किया तो। देयरफॉर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है बिटवीन एक्स एंड कंपनी। बराबर, ओके, ठीक है। उसके बाद में a contract to indemnify B, a contract to indemnify B against the consequences of any proceeding which C may take against B in respect of 5,000 advanced by C to B। अब ये पढ़ाऊंगा आपने तो समझ में आऊंगा। When B is asked to pay 5,000 to C, fails to do so, C would be able to recover the amount from A as provided in section 124। क्या है बताओ, मैं आपको बताता हूं। A ने, अरे मोटा हो गया भैया तू। A ने बी के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। ए कॉन्ट्रैक्ट्स टू इंडेमनीफाई बी, ये है फायर और ये है इंडेमनीफाइड। बराबर, ए ने बी को बोला अगेंस्ट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एनी प्रोसीडिंग विच सी मे टेक्स अगेंस्ट बी इन रिस्पेक्ट ऑफ 5,000 एडवांस बाय सी टू बी। एक सी नाम का बंदा था, एक सी नाम का। सी ने बी को 5,000 रुपए दिए थे। बराबर, सी ने बी को 5,000 रुपए दिए थे और बी को सी को वापस देना था। तो इनके बीच में कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ, अपने को उससे कुछ नहीं करना।
अपने को देखना है ये कॉन्ट्रैक्ट कौन सा, ये ए और बी के बीच का। ए बी को क्या बोलता कि अगर सी ने जो 5,000 रुपए उसने दिए हैं उसके लिए अगर तेरे पे एक्शन लिया, लीगल प्रोसीडिंग लिया, तो वो प्रोसीडिंग में तेरे को जो भी नुकसान होगा वो मैं तेरे को भरपाई करके दूंगा। ठीक है ना। फिर क्या हुआ, सी ने एक्शन लिया बी पे, तो बी बोलता ए को आके कि भैया तूने बोला था ना कि उसने अगर पैसे मांगे तो मैं दूंगा, तो अब तू दे, तो ये ए को देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है। अब ऑब्वियसली बी ए को कुछ बदले में कंसीडरेशन देगा। अब वो क्या कंसीडरेशन है वो यहां पे क्लियर नहीं है, बट अपने को उससे कुछ नहीं करने का। ठीक है ना, वो उनके आपस का मामला है, तुम ज्यादा मगजमारी ना करो। ठीक है, ओके। राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड, राइट ऑफ इंडेमनिटी होल्डर व्हेन सूड। इंडेमनिटी होल्डर मतलब जिसको वादा किया, उसके क्या क्या राइट्स रहते। मतलब ये ए और बी का जो एग्जांपल है ना, उसका ही थोड़ा अगेंस्ट एक्सटेंशन है। प्रॉमिसी बोले तो इंडेमनिटी होल्डर इज एंटाइटल टू रिकवर फ्रॉम द प्रॉमिसर, प्रॉमिसर से वो रिकवर कर सकता। मतलब क्या, अरे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भैया तेरे को जो भी नुकसान होगा वो मैं भरपाई करके दूंगा, तो ये बी के राइट्स क्या रहेंगे, बी के राइट्स क्या रहेंगे, ये सेक्शन 125 बताता है आपको। सर सेक्शन याद करने हैं क्या, मैं जब रिवीजन करवाऊंगा तब सेक्शन याद करवाऊंगा, अभी उस पर इतना टेंशन मत लो। या जो सेक्शंस मेरे को लगते हैं इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको बता दूंगा। ये सेक्शन 125 वाला इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ए ने बी को वादा किया कि भैया तेरे को जो भी नुकसान होगा उसकी भरपाई मैं कर दूंगा। तो पहली बात बी ए से पैसे कब मांग सकता, जब बी को लॉस हुआ है। जब लॉस हुआ ना तभी बी ए को पैसे मांग सकता, अगर लॉस नहीं हुआ तो फिर बी ए को पैसे नहीं मांग सकता। एसी लगाओ भैया। और सर उसके राइट्स क्या रहते, वो प्रॉमिसर से क्या क्या ले सकता, देखो यहां दिया है, ऑल डैमेजेस विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन अ सूट इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस ऑफ इंडेमनिटी अप्लाइज। मतलब क्या है, उसने मेरे को बोला कि भैया तेरे को ये कोर्ट केस में जितना भी नुकसान हुआ, जैसे ऊपर में बताया था ना, ए ने बी को प्रॉमिस किया, तो अब बोल रहे हैं कि अगर कितना भी नुकसान हुआ, जो इंडेमनिफाइड है या जो इंडेमनिटी होल्डर है उसको जितना भी नुकसान हुआ वो इंडेमनिफायर देगा। समझो, एक इंडेमनिफायर है, दूसरा इंडेमनिफाई होल्डर है। चलो ठीक है ना, अपन इसको इंडेमनिटी होल्डर बोलते हैं। इंडेमनिफायर ने इंडेमनिटी होल्डर को वादा किया कि तेरे को जो भी नुकसान होगा वो मैं भर के दूंगा, बराबर। अब अगर इसको नुकसान हुआ तो ये क्या करेगा, या किसी पार्टी ने इस पे केस किया इंडेमनिटी होल्डर पे, तो इंडेमनिटी होल्डर क्या करेगा, उसके रिगार्डिंग में हो सकता है केस भी लड़े। केस लड़ने के बाद में अगर ये हार गया, चलो ठीक है मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भैया जो सी है ना, ये तेरे अगेंस्ट जो भी लीगल एक्शन लेगा ये ए ने बी को प्रॉमिस किया कि ये है इंडेमनिफायर और ये है इंडेमनिफाइड। ये इंडेमनिफाइड आदमी ने जो भी, ये इंडेमनिफायर ने इसको प्रॉमिस किया कि सी तेरे अगेंस्ट जो लीगल एक्शन लेगा या तेरे को जितने भी पैसे सी को देना है वो मैं तेरे को भरपाई करके दूंगा। तो फिर क्या हुआ, सी ने बी पे डाला केस, सी ने बी पे डाला केस। ठीक है, तो बी ने क्या करा, बी को एक लीगल सूट हुआ, लीगल एक्शन लिया। तो ये लीगल एक्शन मतलब केस डाल दिया सी ने बी पे, तो बी ने जो भी वो केस लड़ने के लिए, मतलब वकील की सैलरी है, लॉयर का जो भी फीस है वो, या जो भी केस लड़ने में उसको खर्चा लगा है, वो खर्चा भी ये मिस्टर ए से वसूल कर सकता, वो खर्चा भी ये मिस्टर ए से वसूल कर सकता। तो ये लिखा है ऑल डैमेजेस विच ही में बी कंपेल्ड टू पे इन एनी सूट। जो केस के अंदर उसको, अगर अभी केस चल रहा है, फिर केस में क्या हुआ, कोर्ट ने, जज ने बोला कि तेरे को उसको 10,000 रुपए देने पड़ेंगे, तो वो क्या हो गए, डैमेजेस।
जो बी सी को देने वाला है, तो ये डैमेजेस बी मिस्टर ए से रिकवर कराएगा, ये डैमेजेस मिस्टर ए से रिकवर कराएगा मिस्टर सी। ठीक है, जो डैमेजेस उसको पे करना है इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी मैटर टू विच द प्रॉमिस टू इंडेमनीफाई अप्लाई, मतलब ऑब्वियसली वही बात के लिए जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हुआ है। एक पहला क्या क्या पे करेगा सर, वो पहला पे करेगा सर वो इंडेमनिटी, सॉरी डैमेजेस, एक वो पे करेगा डैमेजेस। दूसरा मैं आपको बता दूं, जो केस लड़ने के लिए खर्चे होते हैं ना, वो खर्चे भी वो मिस्टर ए से वसूल करेगा बी, ये लिखा होगा नेक्स्ट पॉइंट में। पहला पॉइंट है सर डैमेजेस का, पहला पॉइंट है सर डैमेजेस का, ऑल डैमेजेस। दूसरा ऑल कॉस्ट विच ही मे बी कंपेल्ड टू पे इन सच सूट इफ इन ब्रिंगिंग और डिफेंडिंग इट, वो केस डालने की भी बात हो सकती है, केस किसी और ने डाला, डिफेंड भी करना पड़ सकता, तो डालने के लिए जो भी खर्चा लगता वो भी, डिफेंड करने के लिए जो भी खर्चा लग रहा वो भी, सारी की सारी कॉस्ट आप किससे लोगे, बी किससे लेगा, ए से। इंडेमनिटी होल्डर किससे लेगा, इंडेमनीफायर से। ही डिड इन नॉट टू इंटरवीन द कॉन्ट्रा ऑफ द ऑर्डर ऑफ द प्रॉमिसर। चलो ठीक है, इसको एक बार बता देता हूं मैं आपको। All cost which he may be compelled to pay in such suit if in bringing or defending it he did in the contravene, he did not, he did in नहीं होना चाहिए यहाँ पे, यहाँ होना चाहिए he did not, ये in नहीं होना चाहिए, he did not contravene the order of the promisor, प्रॉमिसर के ऑर्डर नहीं तोड़ना चाहिए। बी ने ए का ऑर्डर तोड़ दिया, ए ने बोला कि भैया तू ये वकील ले, और बी ने दूसरा अपना होबास क्या करके दूसरा वकील लिया, तो फिर ये क्या बोलेगा, मैं तेरे को नहीं देता, क्यों, क्योंकि तूने मेरे ऑर्डर, मैं तेरे को नुकसान भरपाई कर रहा ना, हाउ, तो मैं जो भी बोलूंगा वो तू मान, अगर उसके अलावा तू भागा तो फिर मैं तेरे को कंपेंसेट नहीं करूंगा। एंड एक्टेड आई डिड वुड हैव बीन as it would have been prudent for him to act in the absence of any contract of indemnity or if the promisor authorized him to bring or defend the suit। इसका मतलब क्या बोल रहे हैं बाद में, और आपको एक्ट भी कैसे करना है। अब देखो बी अपने एग्जाम्पल के अंदर बी को मालूम है कि भैया जितना भी नुकसान होने वाला है वो मिस्टर ए देने वाला है, तो बी ने क्या किया, बी ने बोला यहाँ देना छोड़ना काय को, तो केस लड़ते, ये अभी जाता नहीं था, फिर क्या बी के अगेंस्ट आ गई फाइन, कोर्ट ने लगा दी बी पे फाइन ₹1,00,000। अब बी को मालूम है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है, तो बी ए को बोलता भैया ₹1,00,000 फाइन लगाई, दो 1,00,000, तो ये क्या बोलेगा, नहीं नहीं, क्या ए देने के लिए लायबल रहेगा, नहीं नहीं नहीं, क्यों, क्योंकि अगर आपको चाहिए कि आपको कॉस्ट, जो भी कॉस्ट लग रही है केस सूट फाइल करने में या सूट को डिफेंड करने में, तो दो चीजें हैं, पहला आपने प्रॉमिसर के ऑर्डर्स कंपेल करने चाहिए, कॉन्ट्रावेन नहीं करने चाहिए। दूसरा आपने ऐसा एक्ट करना चाहिए जो एक प्रूडेंट मैन एक्ट करेगा, अगर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं रहा तो भी, अगर ये दो कंडीशंस आप सेटिस्फाई करते हो तो आप सारी की सारी कॉस्ट रिकवर कर सकते। अब इस पे ऐसा क्वेश्चन बन सकता, मैं आपको बताता हूं इस पे कैसा क्वेश्चन बन सकता। इस पे क्वेश्चन ऐसा बन सकता कि भैया एक केस था, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था, और ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी था। ए ने प्रॉमिस किया बी को कि मैं तेरे को कंपेंसेट कर दूंगा अगर मिस्टर सी ने कोई लॉस कोई तेरे पे केस फाइल किया तो बताओ कितना कितना अमाउंट ये रिकवर कर सकता बी मिस्टर ए से। एंड वहां नीचे कही दिया रहेगा कि मिस्टर बी डिड नॉट टेक रीजनेबल मेजर्स टू ब्रिंग द केस ऑन सी, या ऐसा दिखाया रहेगा कि जिससे हमको समझेगा कि बी लापरवाह था, बी ने प्रूडेंट मैन जैसे एक्ट नहीं किया। तो क्या वो केस में बी मिस्टर ए से पैसे वसूल कर सकता, क्या बी मिस्टर ए से पैसे मांग सकता, या क्या बी मिस्टर ए को कंपेंसेट करने के लिए बोल सकता, नहीं बोल सकता। क्यों, क्योंकि बी ने प्रूडेंट मैन जैसा एक्ट नहीं किया। सिंपल सी बात है, देखो ए ने बी को बोला कि मैं तेरे को नुकसान भरपाई करवाऊंगा, तो बी को अगर एक्चुअल में कोई नुकसान हुआ तो ए से वो पैसे ले सकता, बी को खुद के कंडक्ट के वजह से नुकसान हुआ तो फिर मिस्टर ए से पैसे नहीं ले सकता। ये सारी बातें लिख के रख दो, जितना जितना मैंने बोला है उतना उतना, ठीक है। और फिर ऐसा भी हो सकता है तीसरा कि जो कॉम्प्रोमाइज है, कॉम्प्रोमाइज हो रहा, कोर्ट जो भी बोल रहा कि भैया तुम ये चीज पे कॉम्प्रोमाइज कर लो, तो उसमें बी को सी को जितना पैसा देना पड़ेगा वो भी मिस्टर ए से ले सकता है। सेम थिंग, दो चीजें हैं, पहला
प्रॉमिसर का आपने ऑर्डर कॉन्ट्रावेन नहीं करना है, कॉन्ट्रावेन मतलब तोड़ना नहीं है, और दूसरा आपने ऐसा एक्ट करना है जो रैशनल पर्सन जो या जो प्रूडेंट पर्सन एक्ट करता था इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं होता था तो आप कैसे एक्ट करते थे? बोले दिमाग से ना, तो ये केस में भी दिमाग से करो। सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी है मतलब वो पैसे देने वाला है इसलिए जैसा मना रहा वैसा घोपाट लिया, ऐसा नहीं जमता। जैसे दूसरे की गाड़ी चला रहे वैसी बात है, मालूम है मेरा कोई नुकसान ही नहीं है तो घुमाओ गाड़ा कैसी भी, बोले ऐसे नहीं चलता। बी को बोला कोर्ट ने कि तेरे को चाहिए ना कि ऐसे पैसे वसूल करना है तो तू ऐसा मान कि ये केस तेरे पे खुद पे है और इसके पैसे भी तेरे को खुद को देने के हैं। फिर तो तू जो हाथ पांव मारता था वो हाथ पांव मार और उसके बावजूद तेरे को लॉस हुआ तो फिर ऐसे पैसे लेना। अगर तूने हाथ पांव नहीं मारे, अगर तूने पूरे की पूरे एक्शंस नहीं ली प्रॉपर, तो फिर वो केस में ए बेचारा तेरे को पैसे नहीं देगा। क्यों? क्योंकि तू माजे जैसा बाज रहा था, ठीक है, माजेवे जैसा बिहेव कर रहा था। अब आई डोंट नो माजेवे को क्या बोलते थे, वो माजेवे को क्या बोलते हैं, ऐसे ही सर पे जिसके चढ़ जाता कि भैया ठीक है वो लॉस देने वाला है ना कंपेंसेट करके, तो बोले हो जान दो लॉस। ऐसा नहीं चलता। आपके खुद के मिसकंडक्ट के वजह से लॉस हुआ तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं करता। दो केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता है। पहला, इंडेमनिटी होल्डर का खुद का मिसकंडक्ट के वजह से लॉस हुआ तो वो केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता, और दूसरा एक्ट ऑफ गॉड के वजह से हुआ तो वो केस में भी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी अप्लाई नहीं होता। क्या क्या पे करना पड़ेगा सर? इंडेमनिटी होल्डर के राइट्स क्या क्या है? पहला, जो डैमेजेस उसको पे करना पड़ेगा केस में, तो वो डैमेजेस ले सकता किससे? इंडेमनीफायर से। जो कॉस्ट लगती है उसको सूट में वो, और तीसरा जो भी कॉम्प्रोमाइज के अंडर उसको सम पे करना है वो भी ले सकता है। तो यहां पे चीजें क्या क्या याद रखने की आपको मैं आपको बता देता हूं। All damages which he may be compelled to pay in the suit, all costs which he may be compelled to pay in the suit, in bringing or defending it, all the sums which he may be managed under। ठीक है, यहाँ पे ठीक है। उसके बाद में ये जो पॉइंट है यहां से he did not, he did, यहां से लेके तो यहां तक, यहां से लेके तो यहां तक, ये कॉमन है। ये दो चीजें बोलती है क्या? पहला, आपने ऑर्डर वो नहीं किया, क्या नहीं किया आपने? ऑर्डर जो प्रॉमिसर है, जो इंडेमनीफायर है, उसका ऑर्डर आपने कॉन्ट्रावेन नहीं किया। दूसरा बोलता कि आपने ऐसा एक्ट करना चाहिए जो प्रूडेंट रहेगा अगर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं रहा तो भी, ठीक है। तो ये तीन चीजें आपको याद रखने की। ये तीनों के तीनों, ये येलो किया है मैंने, उसको रट्टा मार लेना। जो येलो नहीं याद करेगा वो येलो डटी फेल्लो बन जाएगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी छोटा ही है, इतना ही कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी नहीं है, बट सीए में इंटर के सिलेबस में इतना ही दिया है तो आपको इतना ही पढ़ना है। इसके अलावा अगर किसी और चीज पे क्वेश्चन आते हैं तो वो मैं आपको क्वेश्चन बैंक के अंदर डाल के दे दूंगा, आप उसको याद कर लेना, ठीक है। कंसेप्ट इतना ही है इंडेमनिटी का, इससे ज्यादा और कुछ नहीं है, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी हो गया। दूसरा आता है कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी भी एक कहीं ना कहीं तरीके का इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट ही है। बताता हूं आपको, गारंटी लेना मतलब क्या होता? अपने सादे सादे भाषा में गारंटी लेना मतलब क्या होता? एसी का टेम्परेचर 24 पे करो, बंद करके वापस चालू करो। हाँ, गारंटी मतलब देखो क्या हो गया, ये अमोल है ना, ये अमोल मेरा भाई है, ये अमोल गया किसी शोरूम में, काई के शोरूम में गया सर? ये गया टीवी के शोरूम में। इसको टीवी लेना था 105 इंच वाला, जो कि लगभग आता है 2 लाख रुपए का, ठीक है। ये गया टीवी के शोरूम में, तो इसने टीवी भी पसंद किया। इसने बोला कि भैया मैं अभी तो पैसे नहीं है, आज सैटरडे है तो मैं आपको मंडे को पैसे लाके देता हूं। ऐसा अमोल ने शोरूम के मालिक को बोला। वो बोलता नहीं देता। अमोल, अब ये शोरूम का मालिक कौन था? मेरा एक दोस्त था, मेरा मिस्टर प्रणव चांडक का दोस्त। ये शोरूम का मालिक था मेरा दोस्त।
बराबर। अमोल ने मेरे को वहां से फोन किया, भाई बोले ये टीवी नहीं दे रहा यार, बोले कैसा दोस्त है तेरा। मैंने बोला अरे क्या बात कर रहा। तो फिर मैंने वो मेरे दोस्त को फोन किया, मैंने बोला भाई एक काम कर, वो टीवी दे दे उसको, वो तेरे को मंडे को पैसे लाके दे देगा, अगर उसने नहीं लाके दिया तो मैं दूंगा, मैं गारंटी लेता उसकी, वो दे देगा। अब मैंने प्रणव चांडक ने क्या किया, मैंने जो ये दोस्त है मेरा उसको गारंटी दिया, किसके बिहाफ पे, अमोल के बिहाफ पे, कि अमोल पैसे दे देगा तेरे को, अमोल तेरे को पैसे दे देगा। तो ये मेरे बीच में जो है ना, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी बोलते हैं, इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी। इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब मेरे को बताओ पहली बात, एक प्रणव चांडक की लायबिलिटी कब अराइज होंगी, मेरी लायबिलिटी कब अराइज होंगी बोलेंगे, या मेरे को मेरे दोस्त को कब पैसे देना पड़ेगा, बताओ बताओ मेरे बच्चों बताओ। सर अगर आपके भाई ने दे दिया तो आपको देने की जरूरत नहीं है, बराबर। हाउ, मतलब मेरी जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है, वो क्या है, सेकेंडरी लिखेंगे, मेरी जो लायबिलिटी है वो सेकेंडरी है, प्लस कंडीशनल भी है, प्लस कंडीशनल भी है। मेरी लायबिलिटी सेकेंडरी इसलिए है, सेकेंडरी मतलब दूसरी लायबिलिटी है। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी है, मेन लायबिलिटी किसकी है, अमोल की। अगर अमोल ने शोरूम वाले को पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो प्राइमरी लायबिलिटी अमोल की है, सेकेंडरी लायबिलिटी मेरी है, ठीक है। और मेरी लायबिलिटी कंडीशनल है, कंडीशनल मतलब डिपेंड करता किसी कंडीशन पे, अगर अमोल ने पैसे नहीं दिया तो मेरे को देना पड़ेगा, ये क्या है, कंडीशनल है। अगर अमोल ने पैसे नहीं दिया तो मेरे को देना पड़ेगा, ये कंडीशनल है। तो यहां पे मेरी लायबिलिटी, जिसने गारंटी लिया है उसकी लायबिलिटी क्या रहती, सेकेंडरी एंड कंडीशनल। ओरिजिनल लायबिलिटी किसकी रहती है, अच्छा सर इसको क्या बोलते हैं, ये शोरूम मेरा जो दोस्त है, अच्छा मैंने मेरे भाई की गारंटी लिया ना, तो मेरे को बोलते हैं श्योरिटी, क्या बोलते हैं, श्योरिटी। ये जो जिसको पैसे देना है उसको बोलते हैं क्रेडिटर, और देने वाला कौन है, अमोल, तो इसको बोलते हैं डेटर, प्रिंसिपल डेटर। तो ये प्रिंसिपल डेटर की लायबिलिटी रहती है प्राइमरी एंड अनकंडीशनल, इसको तो देना ही पड़ेगा, अनकंडीशनल है। अगर इसने नहीं दिया तो मेरे को देना पड़ता, इसलिए श्योरिटी की लायबिलिटी जो है वो सेकेंडरी एंड कंडीशनल रहती है। क्या बोल रहा हूं मैं, वापस से सुन लो, मेरे को पैसे कब देना पड़ेगा, जब अमोल ने पैसे नहीं दिया तब। तो ये एग्जांपल आप पूरा का पूरा लिख लो मस्त में, ये यहां पे इसके अराउंड, ये एग्जांपल के अराउंड अपना आधा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी घूमेगा। कौन, मैं हूं जिसने श्योरिटी है, मैं श्योरिटी हूं, अमोल कौन है, डेटर है, और क्रेडिटर कौन है, जिसको पैसे देना है, शोरूम वाला, ठीक है। इसके अराउंड अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी घूमेगा। अब ये एक एग्जांपल है, ए बी कार डीलर गिव अ कार टू माई फ्रेंड, इफ ही डज नॉट पे आई विल पे, ठीक है ना। ये कार डीलर है, ये समझ लो, ये अमोल है, ये मैं हूं। टीवी का एग्जांपल कार का कर बना लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये अमोल गया कार लेने को, मैंने इसको बोला कि भैया तुम उसको कार दे दो, अगर अमोल ने पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा, मैंने गारंटी लिया, ठीक है ना, ओके। इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट, डेफिनेशन क्या है, इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट टू परफॉर्म द प्रॉमिस। हो सकता है मेरा भाई कोई वादा करे एज अ कंसिडरेशन ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, और मैं उसकी गारंटी लूं कि भैया ठीक है ये बोल रहा ना, कर रहा करेगा तो कर देगा, अगर इसने नहीं किया तो मैं कर दूंगा। और डिस्चार्ज द लायबिलिटी ऑफ द थर्ड पर्सन, या कभी कभी ऐसा भी हो सकता है मेरे को उसकी लायबिलिटी देना है, मैं उसकी लायबिलिटी को डिस्चार्ज करने वाला हूं, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, इन केस ऑफ हिज डिफॉल्ट, अगर उसने नहीं दिया तो ही, अगर उसने अपना प्रॉमिस परफॉर्म नहीं किया तो मैं करूंगा, अगर उसने अपनी लायबिलिटी डिस्चार्ज नहीं किया तो मैं दूंगा, बराबर। पार्टीज टू द कॉन्ट्रैक्ट कौन रहती, सूरिटी रहती, सूरिटी मतलब मैं, जिसने गारंटी दिया है। प्रिंसिपल डेटर मतलब वो आदमी जिसके डिफॉल्ट के लिए मैंने गारंटी दिया है, मतलब अमोल। और क्रेडिटर मतलब शोरूम वाला जिसको मैंने गारंटी दिया है। इट इज अ ट्रीपार्शिएट एग्रीमेंट, इट इज अ ट्रीपार्शिएट एग्रीमेंट, 3 पार्टियों की एग्रीमेंट रहती है, जिसमें डेटर रहता, एक क्रेडिटर रहता और एक श्योरिटी रहती, ठीक है। ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इज अ ट्राइपार्शिएट एग्रीमेंट। दिस इज फॉर MCQs, दिस इज फॉर योर फिल इन द ब्लैंक्स, दिस इज फॉर योर मैच द पेयर्स। ये डायलॉग, ये वर्ड ध्यान में रखना। वैसे ध्यान में क्या रखना है, मालूम ही है, 3 लोग थे, मैं था, एक सर थे, एक सर का भाई था और एक शोरूम वाला था, सर का दोस्त था, ठीक है ना।
गारंटी ओरल हो सकती है या रिटर्न हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। कंसीडरेशन फॉर गारंटी, अब गारंटी ले रहे हो तो कंसीडरेशन भी तो लगेगा ना। अरे भाई ये तो अलग जगह अपने जगह पे, मैंने बोला देख भाई पैसे लगेंगे कुछ तो भी, सर गलत है। याद करो मैंने आपको बताया था क्या, सेक्शन 25 एक्सप्लेनेशन 2, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। पापा ने प्रॉमिस किया कि पास्ट वॉलेंटरी सर्विसेज के लिए गिफ्ट देंगे, गिफ्ट में दिया सीबीआर, गर्लफ्रेंड कहा की थी छत्तीसगढ़ की, इसलिए पासिंग छत्तीसगढ़ से करवाई, बराबर। सीबीआर, सीजी, सीजी छत्तीसगढ़, सीजी, सी फॉर था चैरिटी और जी फॉर था गारंटी। गारंटी अगर आप किसी की दे रहे हो तो जरूरी नहीं कंसीडरेशन रहे, मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी इन द एब्सेंस ऑफ कंसीडरेशन भी हो सकता है, बराबर है। मेरा भाई है, मैं उससे पैसे लूंगा क्या? नहीं। मैं उससे पैसे लूंगा क्या? नहीं लूंगा। ये ऐसे ही बोलने के लिए, पर लूंगा। उसको बोलूंगा भाई देख मैंने तेरा काम करा दिया, 2% तो दे, ठीक है, ऐसे। हाँ, एनीथिंग डन or any promise made for the benefit of principal debtor may be a sufficient consideration to the surety for giving guarantee। अरे क्या क्या बोल रहे हो सर, अभी तो बोले कंसीडरेशन नहीं लगता, मैंने बोला रुको 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 रुको, ठीक है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, यहां पे उसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट्स कितने होते हैं सर? तो इसके अंदर 3 कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। पहला कॉन्ट्रैक्ट होता है प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर के बीच में, अमोल के बीच में प्लस शोरूम वाले के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है गाड़ी देने का, और अमोल उसको पैसे देने वाला है। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहता है श्योरिटी, मतलब प्रणव और शोरूम वाले के बीच में दूसरा कॉन्ट्रैक्ट है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट है अमोल प्लस प्रणव के बीच में। ये देखो बेसिकली क्या है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मतलब एक कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहता, इसमें 3 कॉन्ट्रैक्ट रहते हैं। एक कॉन्ट्रैक्ट रहता डेटर और क्रेडिटर के बीच में, डेटर कौन था अपना? अमोल प्लस शोरूम वाला। दूसरा कॉन्ट्रैक्ट रहता श्योरिटी, मतलब प्रणव प्लस शोरूम वाले के बीच में, ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी है। मैंने गारंटी दिया था कि उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा वो। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट रहता प्रणव प्लस अमोल के बीच में। तो मैं अमोल की गारंटी ले रहा हूं ना, मैं अमोल की गारंटी ले रहा हूं। ये देखो प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर, ये वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसीडरेशन रहता क्या? हाउ, किसके लिए? अमोल के लिए क्या कंसीडरेशन है? उसको गाड़ी मिल रही है, ठीक है। शोरूम वाले के लिए क्या कंसीडरेशन है? उसको पैसे मिल रहे हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। श्योरिटी एंड क्रेडिटर, श्योरिटी एंड क्रेडिटर, इनके बीच में कंसीडरेशन रहता क्या? जी हां रहता, इनके बीच में भी कंसीडरेशन रहता। देखो ये चीज इतने डिटेल में आपको कोई नहीं पढ़ाएगा, आप सुन लो मेरी बात। शोरूम वाले के बीच में और प्रणव के बीच में क्या कंसीडरेशन है? देखो सर, शोरूम वाले को मैंने वादा किया, क्या वादा किया? कि अमोल ने नहीं दिया तो मैं दूंगा, बराबर। हाँ, तो उसके लिए कंसीडरेशन है मेरे। क्यों कंसीडरेशन नहीं है क्या? प्रॉमिस भी तो एक कंसीडरेशन रहता ना, मारू क्या कान के नीचे? रहता। गुड, बताया था मैंने कंसीडरेशन में। अब मेरे लिए क्या कंसीडरेशन है? अरे सर उसने तुम्हारे भाई को गाड़ी दिया तुम्हारे बोलने पे, और क्या होना, बराबर। ये मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? कि उसने मेरी बात पे, मेरे प्रॉमिस के बदले उसने एक्ट किया, उसने गाड़ी दिया मेरे भाई को, ये मेरे लिए कंसीडरेशन है। और तीसरा कॉन्ट्रैक्ट प्रिंसिपल डेटर, मतलब मेरे भाई के बीच में और मेरे बीच में, हमारे बीच में कंसीडरेशन होना जरूरी नहीं है। ये वाला वो केस है जिसके अंदर कंसीडरेशन नहीं भी रहा तो भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, ठीक है, ओके। हाँ, ओके, क्या बोलते हैं देखो, एनीथिंग डन और एनी प्रॉमिस मेड फॉर द बेनिफिट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर, मतलब अमोल, अमोल के लिए कुछ करना या कोई प्रॉमिस करना, मे बी अ सफिशिएंट कंसीडरेशन टू द श्योरिटी फॉर गिविंग गारंटी। मैं गारंटी क्यों दे रहा हूं? क्योंकि वो मेरे भाई को गाड़ी दे रहा है बाबलो। तो अगर प्रिंसिपल क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर को कोई एक्ट परफॉर्म किया उसके लिए, या कोई प्रॉमिस किया,
तो वो प्रॉमिस भी मेरे लिए गारंटी हो गया, बस खत्म। ठीक है, आओ, वो प्रॉमिस मेरे लिए कंसीडरेशन हो गया, सॉरी गलती से गारंटी बोल दिया। मेरे लिए क्या कंसीडरेशन है बताओ? सर कुछ कंसीडरेशन नहीं है तुम्हारे लिए, सिर्फ ये कंसीडरेशन है कि उसने तुम्हारे भाई को गाड़ी दिया बदले में तुम्हारे जुबान पे, बोले बराबर है, चलता मेरे को। हाँ, कुछ एग्जांपल्स है। पहला, बी रिक्वेस्ट ए टू सेल एंड डिलीवर टू हिम गुड्स ऑन क्रेडिट। बी ए को रिक्वेस्ट करता कि भैया मेरे को सामान दो उधार में। ए अग्रीज टू डू सो प्रोवाइडेड, ए बोलता ठीक है मैं दूंगा, अगर सी ने गारंटी दिया कि तूने नहीं दिया तो मैं दूंगा। बी ने ऑर्डर प्लेस किया ए के दुकान पे, एक दुकानदार है, बी एक आदमी है। बी ने ए को बोला कि भैया इतना इतना सामान मेरे को चाहिए, उधार है, ऑन क्रेडिट। तो दुकानदार ने बोला ए ने कि मैं देता हूं अगर सी आदमी तेरी गारंटी लेगा तो, कि भैया अगर बी ने नहीं दिया तो सी पे करेगा। सी ने प्रॉमिस किया इन कंसिडरेशन ऑफ एज प्रॉमिस टू डिलीवर द गुड्स। सी ने क्या किया? प्रॉमिस किया टू गारंटी द पेमेंट। सी बोलता ठीक है तुम माल भेज दो, अगर तुमने माल भेजा तो मैं वादा करता हूं कि तुमको पेमेंट मिल जाएगा। तो सी के लिए कंसिडरेशन क्या है? उसने, किसने? ए ने सी के कहने पे बी को माल दिया, ये सी के लिए कंसिडरेशन है। और ए के लिए क्या कंसिडरेशन है? वो प्रॉमिस जो सी ने उसको किया। किसके कॉन्ट्रैक्ट में? ए और सी के कॉन्ट्रैक्ट में। ए और बी के कॉन्ट्रैक्ट में क्या है? वो तो सर पहला कॉन्ट्रैक्ट है, वो आप समझ जाओगे, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट है। दिस इज सफिशिएंट कंसिडरेशन फॉर सी के प्रॉमिस के लिए, बराबर। हाउ? एग्जाम्पल 2, ए सेल्स एंड डिलीवर गुड्स टू बी। ए ने गुड्स बी को दे दिए। C afterward request A to forbear to sue B for the date of the year and promises to do so if he does so. Promises that if he does so, C will pay them in case of default for A. A agrees to forbear as requested. This is sufficient consideration for C's promise. क्या है ये? वापस से वही है। देखो क्या हुआ, A ने B को माल बेचा, ठीक है, साल भर B ने पैसे नहीं दिया, फिर C गया उसके पास, C प्रॉमिस करता उसको कि भैया देख अगर तूने उस पर केस नहीं किया तो मैं गारंटी देता हूं कि अगर उसने तेरे को ये साल, अगले साल के पहले दिन पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा। और जो सी है उसने केस नहीं किया, तो मेरे लिए कंसीडरेशन क्या है? कि सी ने केस नहीं किया। और सी के लिए कंसीडरेशन क्या है? मैंने उसको प्रॉमिस किया, ठीक है। एग्जाम्पल 3, ए सेल्स एंड डिलीवर्स गुड्स टू सी। सी आफ्टरवर्ड्स विदाउट कंसीडरेशन agrees to pay them for B in case of default of B। ये एग्रीमेंट वॉइड है, ये एग्रीमेंट वॉइड है। अरे मैंने तो काट ही डाला सिर्फ। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो श्योरिटी है प्लस श्योरिटी और जो क्रेडिटर है इनके बीच में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए, इनके बीच में कुछ ना कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। नो कंसीडरेशन वाला केस कहां चलता? नो कंसीडरेशन वाला केस चलता श्योरिटी प्लस श्योरिटी प्लस डेटर के बीच में कंसीडरेशन नहीं भी रहा तो चलता है, बट श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में कुछ कंसीडरेशन होना चाहिए। ये केस में बताओ, ए ने बी को गुड्स डिलीवर कर दिए, सी उसके बाद में सी जाके बिना कंसीडरेशन के खुद ही बोलता कि मैं पैसे दूंगा तेरे को अगर बी ने नहीं दिया। अरे भैया क्यों 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 क्यों? तेरे पास क्या कंसीडरेशन है? कोई कंसीडरेशन नहीं है, एग्रीमेंट वॉइड है। ये यहां पे ये जो इसके बीच में, दोनों के बीच में कॉन्ट्रैक्ट है ना, सुनो भी ध्यान से, किसके बीच में? श्योरिटी और क्रेडिटर के बीच में यहां कंसीडरेशन होना। श्योरिटी के लिए कुछ तो कंसीडरेशन लगेगा ना बदले में। श्योरिटी, अपना ये जो एग्जांपल है इसमें सी ने, ये जो श्योरिटी है उसने खुद ने जाके बोल दिया कि भैया मैं दूंगा अगर उसने नहीं दिया तो। अरे बट तेरे को बदले में क्या मिल रहा? ना उसने कुछ केस फाइल ना करने का प्रॉमिस किया है, माल तो उसने पहले ही दे दिया, तेरे बोलने पे उसने माल भी नहीं दिया। अब तेरे को कंसीडरेशन में क्या मिला? धतूरा नहीं, कुछ नहीं मिला ना, तो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइड है बोलते। आई होप यू आर गेटिंग इट। अब ये बातें हैं, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी मस्ट बी सपोर्टेड बाय कंसीडरेशन, बराबर है। श्योरिटी को कुछ ना कुछ बदले में मिलना चाहिए। श्योरिटी मतलब जिसने गारंटी लिया।
अब श्योरिटी और डेटर जो है, प्रणव चांडक और अमोल चांडक जो है, हमारे बीच में कंसिडरेशन नहीं रहा तो चलता, बट शोरूम वाले ने और मेरे में कुछ कंसिडरेशन होना। जैसे शोरूम वाला मेरे बोलने पे अगर अमोल को दे रहा है तो मैं उसको दूंगा पैसे। अगर उसने पहले ही अमोल को गाड़ी दे दिया, ठीक है ना, पहले ही अमोल को गाड़ी दे दिया उसने, बाद में मेरे पास आया, भैया बोले तुम्हारा भाई है, तुम यार पैसे दो यार। मैंने बोला बावला है क्या, मैंने तेरे को बोला चलो ठीक है, मैंने उसको बोल भी दिया ठीक है भाई दे दूंगा, पर बाद में वो वापस से मेरे पे आके केस नहीं फाइल कर सकता कि तुम पैसे दो। क्यों? क्योंकि मैंने बोला बावले, कोर्ट में गए, कोर्ट में बोले तुमने वादा किया था। मैंने बोला एक बात बता, मैंने वादा किया था बराबर मानता हूं, मेरे तरफ से कंसिडरेशन मूव हुआ है, तूने मेरे को बदले में क्या दिया? बोले मैंने आपके भाई को गाड़ी दिया। मैंने बोला वो मेरे वादे के बदले में दिया क्या? नहीं, तूने पहले ही दे दिया था ना गाड़ी। हाँ, अब काय के पैसे मांगने आया तू? तो भगा दिया, ठीक है, ओके। तो कंसिडरेशन वॉइड है, मतलब कोर्ट में केस नहीं हो सकती। अगर हो भी गई तो कोर्ट बोलेगा चल 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 निकलो, शटा साइड कर देंगे। इट इज नॉट नेसेसरी दैट द कंसिडरेशन शुड बी रिसीव्ड बाय द श्योरिटी, ये भी बराबर है। पैसे मेरे को मिलना जरूरी नहीं है, पैसे मेरे को मिलना या कंसिडरेशन मेरे को मिलना जरूरी नहीं है। मैं तेरे को गारंटी का कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूं, मैं तेरे को प्रॉमिस कर रहा हूं कि मैं तेरे को पेमेंट दूंगा। कब? अगर तूने मेरे बोलने पे मेरे भाई को गाड़ी दिया तो। मतलब क्या है, कंसिडरेशन जो है या फायदा जो है वो मेरे भाई को भी मिला तो चलता, बट तू प्रॉमिस कर या तू कुछ काम कर, तू कुछ एक्ट कर, जैसे मेरे भाई को गाड़ी दे मेरे बोलने पे, तो वो मेरे लिए कंसिडरेशन वैलिड है। कंसिडरेशन बिटवीन प्रिंसिपल डेटर एंड क्रेडिटर इज गुड कंसिडरेशन फॉर द गारंटी गिवन बाय द श्योरिटी। कभी कभी ऐसा भी हो सकता, नहीं, ये प्रिंसिपल डेटर और क्रेडिटर के बीच में इज गुड कंसिडरेशन फॉर गारंटी गिवन बाय द श्योरिटी, मतलब उनके बीच में कुछ हो गया तो वो भी है बराबर। दिस सेक्शन टेक्स इनटू फोल्ड पास्ट कंसिडरेशन ऑल्सो, मतलब क्या है, मेरे बोलने पे अगर उसने पहले, देखो क्या हो गया, मैंने गारंटी दे दिया मेरे भाई के लिए, पहले उनका कॉन्ट्रैक्ट हो गया, और बाद में मैंने जाके बोला कि अच्छा देख सुन, तूने मेरे भाई को दिया था ना गाड़ी, तो अब मैं तेरे को उसके बदले पैसे दे रहा, और वो भी राइटिंग में दिया, तो एग्रीमेंट हो गया, एग्रीमेंट हो गया। तो यहां पे कवर होता है पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज, सेक्शन 25 का दूसरा एक्सेप्शन, ठीक है ना, ओके। इसको अपन इतना ज्यादा मत लो, इस पे कभी क्वेश्चन नहीं आता, इस पे क्वेश्चन डायरेक्टली जो टाइप के आते हैं मैं आपको बताता हूं, ठीक है। इसमें ये दो चीजें आपको कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्टरी लगेंगी और बराबर भी है, पर क्या है, पूरा डिटेल में आपको दिया नहीं है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, तो मैं उसको पूरा डिटेल में नहीं लेता हूं। अगर आप सीए इंटर में रहते थे तो इसको पूरा तोड़ मरोड़ के डालते थे, ठीक है। इतना ही काफी है, इतने ही लेवल के क्वेश्चंस आते हैं, आप उसका टेंशन ना लो, ठीक है। कीप काम एंड ट्रस्ट पीसी। लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी, मैं श्योरिटी हूं, मेरी लायबिलिटी कब अराइज होंगी? सर जब तुम्हारा भाई पैसे नहीं देगा तब। लायबिलिटी ऑफ श्योरी अराइजेस ओनली व्हेन द प्रिंसिपल डेटर फेल्स टू पे द डेट टू द क्रेडिटर, बराबर है। हाउ? कब? जब प्रिंसिपल डेटर नहीं देता। इट इज को एक्सटेंसिव विद दैट ऑफ प्रिंसिपल डेटर अनलेस अदरवाइज प्रोवाइडेड, को एक्सटेंसिव है, अगर उसने पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा, ठीक है ना। देयर इज नो अथॉरिटी फॉर द जनरल प्रिपोजिशन दैट अ क्रेडिटर कैनॉट प्रोसीड्स अगेंस्ट द श्योरिटी अनलेस ही हैज फर्स्ट एग्जॉस्टेड ऑल हिज रेमेडीज अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर। मतलब क्या है, देर इज नो अथॉरिटी, इसको तोड़ के पढ़ते हैं, लॉ में कभी भी आपको तोड़ के पढ़ना है। देर इज नो अथॉरिटी फॉर द जनरल प्रपोजिशन दैट, क्या, अ क्रेडिटर कैन नॉट प्रोसीड्स अगेंस्ट द श्योरिटी अनलेस ही हैज फर्स्ट एग्जॉस्टेड ऑल हिज रेमेडीज अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर्स। जो क्रेडिटर है, जो शोरूम वाला है, वो मेरे अगेंस्ट प्रोसीड नहीं कर सकता, कब तक? अनलेस उसने सारी की सारी रेमेडीज ले लिया मेरे भाई से पैसे वसूल करने के लिए। ये गलत है, ये गलत है। इसका मतलब क्या है, ये गलत क्यों है? अरे भैया देखो, मेरे भाई ने पैसे नहीं दिए ना, मेरे भाई ने पैसे नहीं दिए, अब समझो हमने गाड़ी दे दिया, बोल रहा शोरूम वाले ने गाड़ी दे दिया मेरे भाई को, अब मेरे भाई ने पैसे नहीं दिया, नलायक है एक नंबर का। अब शोरूम वाला मेरे पास आया, बोले सर तुम पैसे दो। मैंने बोला देख भाई,
तू पहले एक काम कर, तू साम दाम दंड भेद सब लगा, सब ट्राई कर मेरे भाई से पैसे वसूल करने के लिए, और फिर भी उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा। अब यही करना था तो फिर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या फायदा हुआ ना? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी का क्या फायदा हुआ? तो फायदा कब है? जब अगर डेटर ने पैसे क्रेडिटर को नहीं दिए तो क्रेडिटर डेटर के पास नहीं जाएगा पैसे मांगने को। तू मार्च संडे को मंडे को देने वाला था ना, एक दो दिन रुकेगा, नहीं तो सीधा मेरे पास आएगा। ये जो प्रपोजिशन है कौन सा, कि क्रेडिटर कैन नॉट प्रोसीड अगेंस्ट द श्योरिटी अनलेस ही हैज फर्स्ट एग्जॉस्टेड ऑल हिज रेमेडीज अगेंस्ट द डेटर, ये गलत है। ये प्रपोजिशन की कोई अथॉरिटी नहीं है। क्यों? अगर ये प्रपोजिशन की अथॉरिटी थी ना तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या फायदा था? कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फायदा क्या है कि अगर डेटर ने पैसे नहीं दिया तो सीधा तुम जाके श्योरिटी बोले तो गारंटर से मांग लो, बराबर। अगर गारंटर बोलेंगे उसको कि ओ भाई एक काम कर, पहले जा मेरे भाई को मार, साम दाम दंड भेद कर, उस पे केस फाइल कर, फिर भी अगर उसने नहीं दिया तो मैं दूंगा, तो इससे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का क्या फायदा है? तो ऐसा कुछ नहीं है। इसका मतलब क्या है, जो क्रेडिटर है वो डेटर पे स्टेप्स लिए बिना भी मेरे से डायरेक्टली पैसे मांग सकता अगर डेटर ने नहीं दिए तो, ठीक है ना? ये लिखा है देयर इज नो अथॉरिटी फॉर द जनरल प्रपोजिशन, मतलब ये जो जनरल प्रपोजिशन है कौन सा, ये वाला, इसकी कोई अथॉरिटी नहीं है लॉ में। इसका मतलब है जो क्रेडिटर है वो डेटर्स पे एक्शन लिए बिना डायरेक्टली गारंटर मतलब श्योरिटी को पैसे मांग सकता है। ए गारंटीज टू बी द पेमेंट ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज बाय सी, ए बी को गारंटी देता है कि भैया जो बिल ऑफ एक्सचेंज है उसका पेमेंट तेरे को बी कर देगा, सॉरी सी कर देगा। सी ने पैसे नहीं दिया तो ए जो है वो डायरेक्टली, सॉरी सी जो है, बी जो है वो डायरेक्टली ए से पैसे मांग सकता, सिर्फ बिल के नहीं प्लस बिल के बाद में जो भी सारे के सारे चार्जेस है उसके भी, ठीक है ना? ये देखो ए ने बी को गारंटी दिया कि भैया सी बिल ऑफ एक्सचेंज का पेमेंट करवा देगा, सी ने नहीं करवाया तो बी किसके पास जाएगा, ए के पास जाएगा कि भैया पेमेंट कराओ। तो ए सी को बी को ऐसा नहीं बोल सकता कि जा तू पहले सी पे केस फाइल कर, और अगर फिर भी वो केस में तू हार गया तो मैं दूंगा। अगर ऐसा ही करना था तो फिर इसका फायदा क्या हुआ, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का धतूरा नहीं, ठीक है? ओके। कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब क्या है? अब देखो ये वही अपना अमोल चांडक मेरा भाई, अरे इधर दिखाओगे आपको, आता कि इधर बहुत शर्माता है वो, ठीक है ना? बेशरम इंसान है बट शर्माता बहुत है। कंटिन्यूइंग गारंटी, कंटिन्यूइंग गारंटी बता रहा था मैं आपको। कंटिन्यूइंग गारंटी क्या होता? कंटिन्यूइंग गारंटी, अरे क्या होता होगा, समझ में आता होगा। सीए विनीत चरका का फोन था, क्यों आता देखो। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब अरे एक गारंटी जो ओवर द सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन लगती है। अभी अमोल है ना, एक जगह पे जाता जहां पे उसकी कुछ चलती नहीं, अपनी चलती, अपना पहचान वाला है वो, तो अमोल हर बार जाता ना, हर बार वहां से जाके मेरे को फोन करता कि बोले भाई उसको बोल देना, भाई उसको बोल देना, भाई उसको बोल देना यार देने को, भाई उसको बोल देना देने को। तो मैंने जिससे वो सामान लाता था उसको फोन किया, मतलब देख इसको एक साल में जितना चीजें लगेंगी तो उसको सारा का सारा दे। मैं गारंटी लेता मम्मी जी, मम्मी लिटिल हाँ है ना, है उधर है, हाँ मैं गारंटी लेता कि वो तेरे को पैसे देंगे, अगर तेरे को नहीं दिया तो मैं दूंगा। ये कंटिन्यूइंग गारंटी है, मतलब दिस गारंटी एक्सटेंड्स ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शंस, दिस गारंटी एक्सटेंड्स ओवर अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन, गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन। सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए है तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड गारंटी, सिंगल ट्रांजैक्शन के लिए तो उसको बोलते हैं स्पेसिफाइड गारंटी। और सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए है कि भैया साल भर के अंदर उसने जो लिया भाई लेने दो ना यार, मैं हूं ना, मैं जिंदा हूं, बोला मैं उसका बड़ा भाई हूं, मैं गारंटी लेता हूं उसकी। अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस मे बी आइदर रेस्ट्रिक्टेड टू अ डेटर और लायबिलिटी ऑफ अ सर्टेन अमाउंट टू बी इनकर्ड वंस फॉर ऑल, और इट मे बी कंटिन्यूइंग। अ गारंटी फॉर फ्यूचर परफॉर्मेंस मे आइदर बी रेस्ट्रिक्टेड टू अ डेटर और liability of a certain amount to be incurred once for all.
और इट मे बी कंटिन्यूइंग। क्या बोलते सर? अरे ये बोलता कि भैया जो गारंटी है फ्यूचर परफॉर्मेंस के लिए आप इसको रिस्ट्रिक्ट कर सकते हो टू अ डेटर, मतलब मेरे भाई के लिए है, बराबर। उसके बाद में या फिर लायबिलिटी ऑफ सर्टेन अमाउंट टू बी इनकर्ड वंस फॉर ऑल, या फिर आप डायरेक्टली बोल सकते हैं इसको 50,000 का माल देना, बस 50,000 का माल देना, स्पेसिफाइड अमाउंट है, वंस फॉर ऑल, और वो भी आज ही, परसों मत आना, ठीक है। या कंटिन्यूइंग भी हो सकती है, मतलब इसको माल देते रहना साल भर, जो भी माल इसको लगता। इफ अ लायबिलिटी एक्सटेंड्स टू अ सिंगल ट्रांजैक्शन इट इज अ स्पेसिफिक गारंटी। सिंगल ट्रांजैक्शन के मतलब सिर्फ कार देना, खुद को कार दिया, बोले मेरी गर्लफ्रेंड को भी लेनी है, भाई अभी वो गया गर्लफ्रेंड के लिए भी कार लेके आया, गर्लफ्रेंड के लिए भी कार लेके आया, तो वो केस में मैंने बोला नहीं 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 नहीं, मैं बोला ये सिंगल ट्रांजैक्शन की गारंटी थी, स्पेसिफाइड गारंटी कंटिन्यूइंग नहीं है, सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए। मैंने बोला तेरे को जितने, भाई बोला मैंने वो अमोल गाड़ी लेके आया, फिर मैं उसको बोला भाई तू बावला है क्या? बोला एक काम करना, आगे से जब भी जाएंगा ना तो मेरे को फोन कर देना। अब वो 2 3 4 बार गया, फिर मैंने उसको फोन किया एक बार शोरूम वाले को, बोला देख भाई ये इसको जितनी गाड़ियां लेनी है ना, इसको, इसके दोस्त को, इसकी डाव को, सबके लिए देते रहना, मैं देख लूंगा, बोला मैं गारंटी लेता हूं उसकी। तो वो कंटिन्यूइंग गारंटी है, ठीक है ना। ये एग्जांपल है। ए गारंटीज पेमेंट टू बी, ए ने बी को गारंटी दिया काय की प्राइस ऑफ 5 सैक्स, 5 पोते जो बी सी को देने वाला है। बी ने सी को 5 पोते दिया, सी ने पे कर दिया, खत्म, कार्यक्रम खत्म। मेरी, अरे उसने पैसे दे दिया ना, मेरी गारंटी हो गई। अब उसके बाद में वापस से बी गया उसके पास, सी गया बी के पास में और 4 पोते लेके आया सैक फ्लोर के, और मैंने इसकी कोई गारंटी नहीं दिया, और सी ने उसके पैसे नहीं दिया बी को। बी आया रोते रोते मेरे पास, बोले तुम पैसे दो। मैंने बोला देख मैंने तेरे को पहले 5 पोते देने बोला था, वो दिया तूने, उसके पैसे उसने दे दिया, बराबर। अब तू रोता हुआ मेरे पास मत आ, तूने उसको 4 पोते काय को दिया, और ये कंटिन्यूइंग गारंटी नहीं थी और मैं पैसे नहीं दूंगा, ठीक है। ये कंटिन्यूइंग गारंटी इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना। इतना डायलॉग लिखना पड़ेगा। अ गारंटी विच एक्सटेंड्स टू अ सीरीज ऑफ ट्रांजैक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी मतलब वो गारंटी जो एक से ज्यादा ट्रांजैक्शंस के लिए रहती है, और जो एक ट्रांजैक्शन के लिए रहता है उसको बोलते हैं सर स्पेसिफाइड गारंटी, ठीक है। हाँ जी। फिर रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक भी हो सकती, मतलब क्या है, अभी देखो मैं हूं प्रणव चांडक, मेरा अमोल चांडक के साथ में अच्छा चल रहा है अभी, फिर एक दिन हमारे झगड़े हो गए, बम मारा मैंने उसको, बम ठोका मैंने, भका बक। अब क्या, अब मैंने अमोल चांडक के लिए जितने जितने जगह पे गारंटी लिया था ना, मैंने सबको फोन करा, मैंने बोला आज से उसको 1 रुपए का उधार नहीं देना। मैंने अपनी कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर ली, कर सकता, ठीक है। ये तो होता नहीं। अब अपन, मैं हूं प्रणव चांडक, अपनी एक गर्लफ्रेंड थी, बोले सर एक ही थी क्या? हाँ एक भी नहीं थी, वो तो कहानियां है, ठीक है ना। अब ये इसको बड़ा शॉपिंग का शौक था, मेरे दोस्त की एक बुटीक है, ठीक है ना, बुटीक है जहां से लड़कियां कपड़े उपड़े लेती है, तो वो जाती थी वहां से खरीदती थी, और फिर वो मेरे को फोन करती थी, यार बोले यार ये प्राइस कम ही नहीं करता तुम्हारा दोस्त। मैंने बोला ठीक है रुक जा, मैंने दोस्त को फोन किया, मतलब देख इसको जो भी देना है बराबर रेट में देना और एकदम सस्ते में देना, और कभी पैसे वैसे नहीं लिए तो पैसे मत लेना। बोला मेरी गारंटी है, ठीक है ना। बोले कब तक? बोले भाई इस बार क्या हमेशा? मतलब आवला ही हमेशा, गर्लफ्रेंड है, बोला मेरी एकदम सीरियस हूं मैं, हाँ ठीक है। फिर हो गया हमारा ब्रेकअप 6 महीने के बाद। तो अब इसके लिए जो मैंने गारंटी दिया है मेरे दोस्त को, समीर नाम है उसका जिसका बुटीक है, तो अब ये गारंटी मैंने रिवोक कर लिया, करना पड़ेगा ना, नहीं तो कैसे अभी भी अपने नाम पे वो खर्चे करे जा रही, जमेगा क्या? नहीं जमेगा, ठीक है। तो कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक करने के, ये रिवोकेशन है। अब इसको रिवोक करने के 2 तरीके हैं। रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी बाय श्योरिटी, मतलब मैंने अभी वाला अपना जो केस है, कंटिन्यूइंग गारंटी में एट एनी टाइम बी रिवोक्ड बाय श्योरिटी एज टू फ्यूचर ट्रांजैक्शन बाय नोटिस टू द क्रेडिटर। मैंने उसको फोन करके बोला कि भैया अब उसको उधारी मत देना। और ये जो गारंटी मैं रिवोक कर रहा हूं, ये सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शंस के लिए हो सकती है। मैंने समीर को फोन किया आज,
और बोला समीर भाई आज से मेरा ब्रेकअप हो गया भाई, आज से उसको 1 रुपए का उधार मत देना। तो आज के बाद के लिए जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो गई, क्योंकि मैंने नोटिस दे दिया क्रेडिटर को। इसके समीर पूछता भाई इसके पहले के पैसे, मैंने बोला भाई वो तो देना ही पड़ेगा ना, वो तो देना ही पड़ेगा, सिर्फ फ्यूचर ट्रांजैक्शन के लिए होता है, बट रिवोकेशन के पहले जो भी कॉन्ट्रैक्ट हुआ है जिसकी मैंने गारंटी ली थी वो मेरे को देना पड़ेगा। ये इसका एक एग्जांपल है बढ़िया सा। A in consideration of B's discounting at A's request, bill of discount for C guarantees to B, A गारंटी करता B को for 12 months the due date of all such bill to the extent of 5,000। मैंने बोला भैया 5,000 रुपए तक अगले 12 महीने के जितने भी बिल होंगे मैं उसका दूंगा, क्या गारंटी। B discounts the bill for C to the extent of 2,000। B ने C के बिल डिस्काउंट करे 2,000 तक के, ठीक है। 3 महीने के बाद में मैंने उसको बोल दिया कि भैया गारंटी रिवोक अब मत देना, बराबर। अब रिवोक करने के बाद में अगर उसने और डिस्काउंट किया तो वहां पे मैं लायबल नहीं हूं, बट जो 2,000 रुपए के ऑलरेडी डिस्काउंट हुआ है उसको मेरे को देना पड़ेगा। अगर सी ने नहीं दिया तो पहला क्या था, बाय नोटिस टू क्रेडिटर, क्रेडिटर को नोटिस देके मैं अपनी गारंटी रिवोक कर सकता हूं। दूसरा, रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी, मैं ही मर गया, ये मैंने अमोल के लिए शोरूम में गारंटी दिया था, अब मैं मर गया तो गारंटी तो रिवोक हो गई। अमोल गया शोरूम वाले के पास, बोले वो गाड़ी देना ना, वो बोलता नहीं भैया नहीं दे सकते। अरे मेरे भाई ने बोला था ना, बोले तुम्हारा भाई तो ऊपर गया, आप काहे की गारंटी ऑन डेथ ऑफ श्योरिटी। अपने आप बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ ये जो कंटिन्यूइंग गारंटी है वो रिवोक हो जाती है, फिर मेरे को यहां पे नोटिस नहीं देना पड़ता। अरे मैं तो मर गया ना, मैं मर गया, ऊपर से आके क्या नोटिस दूंगा, मेरे पास यम आया, ठीक है, मेरे को उठा ऊपर ले जाने को, मैंने बोला भाई रुक 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 यम रुक, बोले क्यों, मतलब रुक 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 मैंने गारंटी दी हुआ है मेरे भाई के लिए, मैं वो गारंटी रिवोक करके आता, नहीं तो मेरे पास आएगा वो ऊपर उठाने पैसे लेने, ऐसा थोड़ी होता ना। बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ। डिस्चार्ज ऑफ सूरिटी, अपन कब डिस्चार्ज होते, मैं डिस्चार्ज हो गया मतलब खत्म हो गया, मतलब मेरे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गए, मतलब अब ये गारंटी से मैं डिस्चार्ज हो गया। डिस्चार्ज हो गया ना मतलब घर पे चले जाना, अब मैं लायबल नहीं रहूंगा। डिस्चार्ज जैसे हॉस्पिटल थे उसे वैसे। अंडर फॉलोइंग सर्कमस्टेंसेस, बाय गिविंग नोटिस टू क्रेडिटर, ऊपर पड़ा सेक्शन 130, बाय डेथ ऑफ श्योरिटी 131, बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट 133, बाय वेरिएंस इन टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब मेरी श्योरिटी की प्लस क्रेडिटर का जो कॉन्ट्रैक्ट था, मैंने बोला था कि अमोल के लिए मैंने गारंटी लिया था, मैंने बोला कि उसको देना, बट कब, जब वो 50% का डाउन पेमेंट करे। अब ये केस में अमोल ने 50% का डाउन पेमेंट किया ही नहीं, 25 किया, तो अपनी तो डिस्चार्ज हो गया। क्यों, टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट आपने वैरी किया ना, चेंज किया ना, तो मैंने बोला मैं नहीं देता, मैंने तेरे को पहले ही बोला था आधे उससे लेना, पहले आधे मैं दे सकता। बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, मेरे भाई ने पैसे दे दिया, अब क्या वापस मेरे से मांगने आ सकता, नहीं, प्रिंसिपल डेटर ने पैसे दे दिए, उसका रिलीज हो गया। रिलीज करना मतलब क्या है, बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर मतलब क्या है। अब देखो एक एग्जांपल देता हूं, बुरा मत मानना, ठीक है। बाय रिलीज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर, प्रिंसिपल डेटर मतलब अमोल का डिस्चार्ज हो गया, मतलब अमोल ने खुद ने पैसे दे दिया, डिस्चार्ज हो गया, तो वो केस में मैं लायबल बाद में नहीं हो सकता, मैं भी डिस्चार्ज हो जाऊंगा क्योंकि उसने पैसे दिया ना, तो अब मेरे से मांग ही नहीं सकता। बाय रिलीज मतलब क्या है, रिलीज मतलब क्या रहता, रिलीज मतलब होता है बाय रिलीज बाय क्रेडिटर, रिलीज बाय क्रेडिटर, क्रेडिटर ने अमोल को रिलीज कर दिया कि बोले तेरा जो पिछला पैसा था ना वो मत देना। तो क्यों हुआ सर ऐसा, बताता हूं आपको। देखो ये अमोल है, ये अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने गया कार, ठीक है, अमोल अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेने गया कार, गर्लफ्रेंड के साथ थी उसकी दोस्त, ये 3 लोग गए शोरूम के अंदर सर, ये 3 लोग गए शोरूम के अंदर सर, बहुत बढ़िया एग्जांपल है, मम्मी सुन के जा, ठीक है। ये 3 लोग गए शोरूम के अंदर और
जो शोरूम वाला था अपना दोस्त, मेरा दोस्त ही था वो, उसको पसंद आ गई ये दोस्त अमोल की। ये शोरूम वाले ने अमोल को क्या बोला, देख अमोल, तेरा जो अभी तक का पैसा है मैं सब माफ करता हूं भाई, इससे शादी करवा दे। और अमोल तो भैया अपना अमोल है, इसलिए करवा दिया, डन। तो ये शोरूम वाले ने अमोल को रिलीज कर दिया, बोला जा, छोड़ दिया तेरा पूरा पेमेंट। अब अमोल का पेमेंट छोड़ दिया, बाद में वो मेरे पास आके बोलता, भैया वो तुम्हारे भाई के पैसे थे वो दो ना। मतलब साले शादी कर ली बोला उसके दोस्त के साथ में, मेरे को भी अच्छी लगती थी वो, हाँ काहे के पैसे नहीं, तूने उसको रिलीज कर दिया ना तो मैं भी छूट गया। बराबर हो गया मम्मी, एग्जांपल जा। व्हेन द क्रेडिटर्स, ये कोरोना की वजह से एक चीज बहुत अच्छी हो गई, घर वालों के साथ वक्त मिल जाता, बाप रे गरम। व्हेन द क्रेडिटर कंपाउंड्स विद द प्रिंसिपल डेटर बाय गिविंग टाइम टू और अग्रीज नॉट टू सू प्रिंसिपल डेटर, जब क्रेडिटर कंपाउंड करता, कंपाउंड करना, कंपोजिशन करना मतलब एग्रीमेंट कर लेना, कॉम्प्रोमाइज कर लेना, वो जुगाड़ कर लेता। क्रेडिटर शोरूम वाला अमोल को टाइम दे देता कि भैया ठीक है ना, तू मंडे को देने वाला था, चल ठीक है, ये मंडे को नहीं तो गुरुवार तक दे देना, उसको टाइम देके, तो फिर वो मेरे पास नहीं आ सकता, वो मेरे पास नहीं आ सकता, ठीक है, ओके। बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन इंपेयरिंग श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी। अब मैंने ऑब्वियसली मैंने है ना गारंटी लिया था, बट मैं भी अमोल से पैसे तो लेने ही वाला था ना भाई, कभी ना कभी तो लेता ही था। खून खून की जगह गांधी जी की जगह है ना, गांधी जी की वजह से बहुत खून बह गया। हाँ, तो इतनी जबरदस्त बात बोली कि बेवकूफ तुमको समझ में भी नहीं आई। क्रेडिटर ने कोई ऐसा एक्ट किया या ऐसा कोई ओमिशन किया जिसके वजह से श्योरिटी की जो रेमेडी थी, मतलब मेरी जो अमोल के अगेंस्ट रेमेडी थी वो इंपेयर हो गई है, उसका लॉस हो गया है कुछ तो भी, वो कम हो गई है, डिटोरिएट हो गई है, अब मेरे पास वो रेमेडी नहीं बची। तो अब मैंने बोला देख, मैं तेरे को देने वाला था, मैं शोरूम वाले को बोलूंगा मैं तेरे को पैसे देने वाला था, कब, ये रेमेडी थी मेरे पास, मैं उससे वसूल कर सकता था, अब तूने वो रास्ता ही छोड़ दिया, वो रास्ता ही खत्म कर दिया, अब मैं तेरे को पैसे नहीं देता, मैं डिस्चार्ज हो गया, जा, नहीं देता। तो ये चीजें थी। क्या क्या था सर, याद करेंगे, पहला बाय नोटिस टू क्रेडिटर, दूसरा था सर बाय डेथ, पहला था सर बोलेंगे मेरे साथ बाय नोटिस टू क्रेडिटर, बोलते चलेंगे, देखो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको दिख रहा है बाय नोटिस टू क्रेडिटर, दूसरा था सर बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी, सेक्शन 130, 131, 133, 134, 135, 139, 130, 131, 133, 134, 135, 139। पहला क्या था सर, ये सेक्शंस याद रखने के क्या, बिल्कुल याद रखने के। पहला था सर बाय नोटिस टू द क्रेडिटर, दूसरा था सर बाय डेथ ऑफ द श्योरिटी, तीसरा था सर बाय वेरिएंस इन द टर्म्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, चौथा था सर बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ द श्योरिटी, सॉरी ऑफ द क्रेडिटर, बाय रिलीज और डिस्चार्ज ऑफ प्रिंसिपल डेटर बाय क्रेडिटर, ऐसा, ठीक है ना। ये था 130, 131, 133, 134, 135 क्या था, वो एडिशनल टाइम देता, व्हेन अ क्रेडिटर कंपाउंड्स विद द प्रिंसिपल डेटर बाय गिविंग हिम टाइम और अग्रीइंग नॉट टू सू द प्रिंसिपल डेटर, अग्री करता कि भैया ठीक है मैं तेरे पे केस नहीं करूंगा, तो फिर मैं वो केस में पैसे नहीं दूंगा। और उसके बाद बाय क्रेडिटर्स एक्ट और ओमिशन impairing श्योरिटीज इवेंचुअल रेमेडी अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, ठीक है, ओके, ये सारी चीजें थी। व्हाट विल नॉट डिस्चार्ज द श्योरिटी, क्या क्या मेरे को डिस्चार्ज कब नहीं होऊंगा मैं, देखो 130, 131, 133, 34, 135, 136, 137 यहां पे है और 139 यहां पे है। 136, 137 क्या बोलता कि श्योरिटी कब डिस्चार्ज नहीं होगा, इन द फॉलोइंग केसेस द लायबिलिटी ऑफ श्योरिटी इज नॉट कंसिडर्ड टू बी डिस्चार्ज। पहला, when the contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with the third person and not with the principal debtor, the surety is not discharged। अपन ने क्या बोला था, यहां पे पढ़ा था अपन ने सेक्शन 135 में, सेक्शन 135 में क्या पढ़ा था कि अगर प्रिंसिपल डेटर को, क्रेडिटर ने अगर प्रिंसिपल डेटर के साथ में बात करके प्रिंसिपल डेटर को एडिशनल टाइम दिया तो वो केस में श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाता। कब, अगर
क्रेडिटर ने डेटर को उससे बात करके उसको एडिशनल टाइम दिया, तब जाके श्योरिटी डिस्चार्ज होता। ठीक है, 136 क्या बोलता कि जो क्रेडिटर है उसने थर्ड पार्टी से बात करके डेटर को टाइम दिया, तो इन दैट केस देखो डेटर से बात नहीं हुआ उसका, 135 बोलता, 136 बोलता, 135 बोलता श्योरिटी प्लस डेटर का अगर कंपाउंडिंग है तो वो डिस्चार्ज हो गया। बट अगर श्योरिटी प्लस थर्ड पार्टी का कंपाउंड है, श्योरिटी प्लस थर्ड पार्टी मिलके बात कर रहे हैं, श्योरिटी ने थर्ड पार्टी से बात करके डेटर को अगर एडिशनल टाइम दिया, तो इन दैट केस जो क्रेडिटर श्योरिटी है वो डिस्चार्ज नहीं होता। ये श्योरिटी नहीं बोलना था मेरे को, ये मेरे को बोलना था क्रेडिटर प्लस डेटर दोनों ने मिलके अगर टाइम, क्रेडिटर ने डेटर के साथ बात करके एडिशनल टाइम दिया है डेटर को, तो श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट क्रेडिटर ने अगर थर्ड पार्टी से बात करके डेटर को एडिशनल टाइम दिया है, तो इन दैट केस श्योरिटी डिस्चार्ज नहीं होता है। यही लिखा है यहां पे, when a contract to give time to the principal debtor, when a contract to give time to the principal debtor is made by the creditor with a third person, ये थर्ड पर्सन के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया है, डेटर के साथ नहीं है, नॉट विद द डेटर, द श्योरिटी, यहां बोलते हैं द श्योरिटी इज नॉट डिस्चार्ज। और उसके बाद 137 बोलता मेयर फॉरबियरेंस ऑन द पार्ट ऑफ क्रेडिटर टू सू द प्रिंसिपल डेटर और टू एनफोर्स द अदर रेमेडीज अगेंस्ट हिम डज नॉट in the absence of any provision in the guarantee of contract discharge the surety। क्या बोलते हैं, mere forbearance on the part of creditor to sue the principal debtor or to enforce other remedies against him does not discharges the surety। ये मैं आपको बता चुका हूं पहले, ये मेरे को बताओ इसका क्या मीनिंग होता है, तब तक थोड़ा सा अपन चाय पी लेते हैं। ये मैंने आपको एक ऊपर डायलॉग बताया था क्या, कि जनरल प्रीपोजिशन में ऐसा कुछ नहीं लिखा है, ये चीज और ये चीज, देयर इज नो अथॉरिटी, ये दोनों में से दोनों में है। ये आपको मैंने क्या बताया था कि क्रेडिटर डायरेक्टली क्रेडिटर डायरेक्टली श्योरिटी के पास जा सकता प्रिंसिपल डेटर पे केस किए बिना भी, बराबर ना। हाउ श्योरिटी उसको ये नहीं बोल सकता कि तूने प्रिंसिपल डेटर पे केस नहीं किया ना तो भैया जा मैं तेरे पैसे नहीं देता, ऐसा नहीं बोल सकता श्योरिटी। वही यहां पे लिखा है, यहां पे क्या लिखा है कि अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर पे सू नहीं किया, मतलब केस फाइल नहीं किया, ठीक है ना, अगर क्रेडिटर ने प्रिंसिपल डेटर पे केस फाइल नहीं किया, या जो भी उसके पास रेमेडी थी, किसके पास, क्रेडिटर के पास, अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, वो रेमेडीज उसने एनफोर्स नहीं किया, इसका मतलब यह नहीं कि भैया श्योरिटी छूट गया, इसका मतलब यह नहीं कि श्योरिटी छूट गया। और यही बात ऊपर मैंने आपको बताई थी। अगर ऐसा रहता था तो फिर ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी का फायदा ही क्या हुआ, समझ रहे। एग्जाम्पल से बताता हूं, देखो मेरे बोलने पे अमोल को शोरूम वाले ने दिया पैसा, गाड़ी, शोरूम वाला, अमोल ने पैसे नहीं दिया, शोरूम वाला मेरे पास आया, मैंने बोला देख तू पहले ना अमोल पे केस वेस फाइल कर, अगर उसने पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा। तो शोरूम वाला बोलता अबे बावला है क्या, तूने गारंटी दिया था ना गधे, फिर अब पैसे नहीं दूंगा, बोल रहा उससे ले, उस पे केस कर, नहीं मेरे को नहीं करना केस, तू दे पैसे, बराबर भी है। तो अगर अब देखो क्या हुआ, ये केस देखो क्या हुआ, शोरूम वाले ने अमोल को गाड़ी दिया, अमोल ने पैसे नहीं दिया, शोरूम वाला मेरे पास आया कि भैया तुम पैसे दो, मैंने बोला नहीं मैं नहीं देता, तू उस पे केस कर, बोलते नहीं मैं उस पे केस नहीं करना चाहता, मैंने उसको दिया ही नहीं था, मैंने उसको तुम्हारे बात पे दिया था। या फिर मैंने बोला जो भी रेमेडीज तेरे अगेंस्ट अवेलेबल है तू उसकी गाड़ी उठा के लेके आ जा, तेरे पास ये रेमेडी है ना कि उसने पैसे नहीं दिया तो तू गाड़ी लेके जा सकता, तू गाड़ी लेके आ। बोलता नहीं भाई सुन, तू ये केस में डिस्चार्ज नहीं हुआ क्योंकि मैंने उस पर केस नहीं किया। शोरूम वाला मेरे को बोलता देख मैंने उस पर केस किया या नहीं किया वो अलग बात है, पर पैसे तो तू मेरे को देगा, तू डिस्चार्ज नहीं हुआ। ये लिखा है 137 में, ये लिखा है कि अगर क्रेडिटर फोरबियर करता है किस पे सू करने के लिए, प्रिंसिपल डेटर पे, या वो उसके पास में जो रेमिडीज है क्रेडिटर के पास में अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर,
वो रेमेडीज को एनफोर्स नहीं करता, इसका मतलब मैं डिस्चार्ज हुआ ऐसा नहीं है, वो मेरे से पैसे ले सकता फिर भी, ठीक है ना। ये दो केसेस, सातों के सातों पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर मैंने बोला जो समझ में नहीं आया तो हिंदी में जो मैं बोल रहा हूं लिखने का ऐसा, और फिर ये कैरेक्टर में डाल के देखने का, तब जाके समझ में आएगा। सर तुम लिखो ना, बावले हो क्या? हाँ जी। राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, मेरे पास क्या राइट है? मेरे पास क्या राइट है सर बताओ? अरे यार रुकना दे बात, मेरे पास क्या राइट है? मेरे पास क्या राइट है मतलब, मेरे पास क्या राइट है? श्योरिटी के पास क्या राइट है? राइट ऑफ श्योरिटी ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस, पेमेंट करने के बाद या परफॉर्मेंस करने के बाद, मतलब मेरे भाई ने प्रॉमिस किया था, उसने नहीं किया तो मैंने उसको परफॉर्म किया, या मेरे भाई ने पैसे देने थे, लायबिलिटी थी उसकी, उसने नहीं दी तो मैंने दी, तो फिर वो केस में मेरे राइट्स क्या रहेंगे? व्हेन अ गारंटी डेट हैज बिकम ड्यू, जो मैंने गारंटी लिया था वो डेट अगर ड्यू हो गई, और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेफर टू परफॉर्म अ गारंटीड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, या जो प्रॉमिस किया था वो प्रॉमिस डिफॉल्ट कर दिया प्रिंसिपल डेटर ने, जो प्रॉमिस किया था कि मैं ये परफॉर्मेंस करूंगा, तो वो केस में श्योरिटी अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल फॉर, मैं पूरा का पूरा पैसा देके या परफॉर्म करके, इज इन्वेस्टेड विथ ऑल द राइट्स विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, मेरे पास में वो सारे के सारे राइट्स रहेंगे अमोल के अगेंस्ट जो प्रिंसिपल डेटर के थे, सॉरी प्रिंसिपल क्रेडिटर के थे। क्रेडिटर के पास जो राइट थे ना अमोल के अगेंस्ट, वो सारे के सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग। मतलब क्या? गारंटी डेट मस्ट हैव बिकम ड्यू और प्रिंसिपल डेटर मस्ट हैव डिफॉल्टेड इन हिज परफॉर्मेंस, बराबर। श्योरिटी मस्ट हैव पेड द होल डेट और मस्ट हैव परफॉर्म्ड ऑल दैट ही इज लायबल फॉर। अब देखो क्या हो गया, अमोल चांडक शोरूम वाला और प्रणव सांडक, अमोल को शोरूम वाले को पैसे देना था, या अमोल ने, एक तो दो चीज हो सकती, एक तो पेमेंट के लिए गारंटी दे सकता हूं मैं, या परफॉर्मेंस के लिए। तो अगर अमोल का पेमेंट ड्यू हो गया एंड अमोल ने पेमेंट नहीं दिया, या जो अमोल ने प्रॉमिस किया था परफॉर्म करने के लिए, वो प्रॉमिस करने से अमोल ने कर दिया डिफॉल्ट, तो इन दैट केस ऑब्वियसली मेरे को इसको पेमेंट देना पड़ेगा अगर पेमेंट की बात हुई होंगी तो, या मेरे को वो प्रॉमिस जो किया है अमोल ने वो परफॉर्म करना पड़ेगा अगर परफॉर्मेंस की बात हुई है तो। और अगर यह पेमेंट या परफॉर्मेंस ये दोनों चीजें मैं कर देता हूं, किसके लिए? क्रेडिटर के लिए, तो फिर मेरे पास क्या राइट रहेगा? मेरे पास सेम राइट रहेगा अमोल के अगेंस्ट जो ये क्रेडिटर के पास था। मतलब अब मैं अमोल से पैसे मांग सकता, या अगर बात परफॉर्मेंस की हुई थी तो अब मैं अमोल को परफॉर्मेंस करने के लिए बोल सकता, और अगर नहीं किया अमोल ने परफॉर्मेंस तो मैं उसको कोर्ट में घसीटूंगा, नालायक को। ठीक है, तो देखो यही बोल रहा है, when the guaranteed date has become due हो गई, और डिफॉल्ट ऑफ द प्रिंसिपल डेटर टू परफॉर्म अ गारंटेड ड्यूटी हैज टेकन प्लेस, या जो भी ड्यूटी परफॉर्म करने की बात किया था अमोल ने, प्रिंसिपल डेटर ने, वो अगर डिफॉल्ट हो गया है तो श्योरिटी मतलब मैं अपॉन पेमेंट और परफॉर्मेंस ऑफ ऑल दैट ही इज लायबल फॉर, जो मेरे को पूरा का पूरा क्रेडिटर को पैसा देना है वो देने के बाद में मेरे पास राइट रहेंगे ऑल द राइट्स जो क्रेडिटर विच द क्रेडिटर हैड अगेंस्ट द प्रिंसिपल डेटर, वो सारे के सारे राइट्स मेरे पास रहेंगे जो प्रिंसिपल डेटर के क्रेडिटर के पास थे अगेंस्ट प्रिंसिपल डेटर, सब्जेक्ट टू द फुलफिलमेंट ऑफ द फॉलोइंग। कौन सी फुलफिलमेंट? ये कि गारंटीड डेट जो है, जो पैसा देना है वो ड्यू होना चाहिए, या जो प्रिंसिपल डेटर है उसने ऑब्लिगेशन परफॉर्म या प्रॉमिस परफॉर्म करने से डिफॉल्ट कर देना चाहिए, और दूसरा मैंने वो पूरा का पूरा पैसा देना चाहिए। अब देखो शोरूम वाले को मैंने पैसा ही नहीं दिया और मैं बोलता अमोल के अगेंस्ट मेरे पास राइट है, अबे राइट कब आएगा? जब मैं उसको पैसा दूंगा, और वो भी पूरा। Thus it can be said that section 140 provide for subrogation, ये डायलॉग याद रखना, section 140 provides for subrogation, और ये पूरा का पूरा आप लिख के रखो,
ठीक है, एक सेकेंड लिखो जल्दी से। हाँ जी, लिख लिए। अब ये सब्स्टिट्यूशन 140 प्रोवाइड्स फॉर सब्रोगेशन। सब्रोगेशन मतलब क्या सर, मेरे को नहीं समझा, मेरे को नहीं पता। मेरे को जब मैं पढ़ता था ना तब भी ये डायलॉग था सीए आईपीसीसी में, मेरे को तब भी नहीं समझा था, बट मैं बहुत स्मार्ट था। मैंने बोला ये देखो, ये ऊपर बता रहे हैं और नीचे ऐसा डायलॉग दिया है, इसका मतलब क्या है? सब्रोगेशन मतलब क्या होता है मालूम है आपको? सब्स्टिट्यूट हो जाना एक इंसान दूसरे इंसान से। पहले जो लायबिलिटी या पहले जो राइट्स क्रेडिटर के पास थे, अब वो राइट्स आ गए हैं श्योरिटी के पास। सब्स्टिट्यूशन। खास काम का नहीं है पर बता दिया, अपना ज्ञान दिखा रहा था। पहला क्या था? श्योरिटी का राइट ऑन पेमेंट और परफॉर्मेंस। श्योरिटी इज राइट टू द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। क्या बोलता है देखो, पहले एग्जांपल पढ़ लेते हैं अपन, ठीक है। ए एडवांसेस, सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट। सी एडवांसेस टू बी हिज टेनेंट, बी उसका टेनेंट था। 20,000 रुपए एडवांस दिया, किसने? सी ने बी को दिया ऑन द गारंटी ऑफ ए। सी ने बी को एडवांस दिया, किसकी गारंटी पे? ए की गारंटी पे। सी हैज ऑल्सो फर्दर सिक्योरिटी फॉर, अच्छा सी के पास और सिक्योरिटी भी है, क्या? बाय मॉर्गेज ऑफ बीज व्हीकल। उसके पास बी का व्हीकल है, उसने उसकी गाड़ी भी गिरवी रखा है। किसने? सी ने। देखो सी ने बी को 20,000 रुपए दिया ए की गारंटी पे, ठीक है। ए की गारंटी पे सी ने बी को 20,000 दिया, प्लस सी के पास बी का व्हीकल भी है, मतलब 2 व्हीलर बाइक भी है। सी कैंसल द मॉर्गेज, सी मॉर्गेज कैंसल कर देता। बी बिकम्स इंसॉल्वेंट, वो बोलता मेरे को नहीं होना है, लेके जा तू, वापस दे मेरे को पैसे, मेरे वापस दे, तू तेरी गाड़ी लेके जा। और जो बी है वो इंसॉल्वेंट हो जाता। और सी सूज ऑन हिज गारंटी। ए इज डिस्चार्ज फ्रॉम द लायबिलिटी टू द अमाउंट टू द वैल्यू ऑफ व्हीकल। अब ए की लायबिलिटी कितनी रहेंगी? देखो क्या हुआ, सी ने बी को लोन दिया 20,000 रुपए का, बी के पास व्हीकल है, और सी को ए ने गारंटी दिया ऑन बिहाफ ऑफ मिस्टर बी कि भैया बी ने पैसे नहीं दिया तो मैं दूंगा, ठीक है। अब फिर क्या हो गया? सी ने मॉर्गेज कैंसिल कर दिया, बी इंसॉल्वेंट हो गया। बी इंसॉल्वेंट हो गया तो सी को 20,000 रुपए लेने हैं। ए से कितना लेगा वो? 20,000 नहीं, वो ये व्हीकल बेचेगा। व्हीकल बेचने के बाद समझ लो व्हीकल 15,000 की बिक गई, तो ए से सिर्फ वो 5,000 रुपए ले सकता। क्यों? क्योंकि भैया ये तो गारंटी थी ना तेरे पास, ये सिक्योरिटी थी ना। तो वही बोल रहे हैं श्योरिटी इज राइट। श्योरिटी मतलब ये जो ए साहब है, इनका राइट है टू द बेनिफिट ऑफ क्रेडिटर्स सिक्योरिटी। जो क्रेडिटर के पास सिक्योरिटी है उससे जो क्रेडिटर को बेनिफिट हुआ है उस पे श्योरिटी का राइट है। श्योरिटी उतने पैसे उसको नहीं देगा। अश्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू द बेनिफिट ऑफ एवरी सिक्योरिटी। हर सिक्योरिटी जो क्रेडिटर के पास है, किसकी? प्रिंसिपल डेटर की, उस पे श्योरिटी का राइट है। मतलब श्योरिटी जो पैसे देगा वो सिक्योरिटी के अमाउंट के ऊपर वाले ही देगा, डिफरेंशियल देगा, पूरे नहीं देगा। पढ़ेंगे एक बार, ठीक है। उसके बाद में बोला है एक बात, चाहे देखो अभी क्या हो सकता, सी के पास में जो बी का व्हीकल है उसके बारे में ए को पता हो नहीं हो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब गारंटी दिया था ए ने, तब ए को पता हो कि भैया बी ने अपनी गाड़ी भी गिरवी रखी है, या नहीं भी पता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। किसको? ये कॉन्ट्रैक्ट को। ए जो है वो जो डिफरेंशियल अमाउंट है वो सिक्योरिटी को सेल आउट करने के बाद का उतना ही पे करेगा सी को। ये लिखा है वेदर द श्योरिटी नोज द एग्जिस्टेंस ऑफ सच सिक्योरिटी और नॉट।
and if the creditor loses or without the consent of the surety parts with such security, parts मतलब इसको dispose of कर देता, इसको सेल कर देता। अगर क्रेडिटर ने श्योरिटी के कंसेंट के बिना ये सिक्योरिटी को बेच दिया तो क्या डायलॉग लिखा है, द श्योरिटी इज डिस्चार्ज टू द एक्सटेंट ऑफ वैल्यू ऑफ सिक्योरिटी, जितने में तूने वो सिक्योरिटी बेचा उसकी जो वैल्यू थी उतने तक के अमाउंट के लिए श्योरिटी डिस्चार्ज हो जाएगा। जैसे इसने अगर 15,000 में बेच दिया, सी ने अगर ये व्हीकल 15,000 में बेच दिया तो ए कितना देगा, सिर्फ 5,000 रुपए। ये 15,000 रुपए तक के लिए वो डिस्चार्ज हो गया, उसकी जो गारंटी की लायबिलिटी थी वो 15,000 तक की डिस्चार्ज हो गई है। इनवैलिड गारंटी, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मिसरिप्रेजेंटेशन, गारंटी ऑब्टेन्ड बाय कंसीलमेंट। अगर आप मिसरिप्रेजेंटेशन करके गारंटी ऑब्टेन करते हो तो वो गारंटी वॉइड है। एनी गारंटी विच हैज बीन ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ मिसरिप्रेजेंटेशन, कौन कर रहा है ये, जो क्रेडिटर कर रहा है, और विथ हिज नॉलेज और एसेंट कंसर्निंग अ मटेरियल पार्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन इज इनवैलिड। अगर कोई मटेरियल पार्ट ऑफ द ट्रांजैक्शन है वो आपने श्योरिटी को बताया ही नहीं, वो बताए बिना आपने श्योरिटी की गारंटी लिया तो ये गारंटी इनवैलिड है, मिसरिप्रेजेंटेशन। दूसरा कंसीलमेंट, जो मटेरियल फैक्ट है वो छुपाए या उसके बारे में आप साइलेंट हो, आपने कुछ नहीं बताया, तो वो केस में भी गारंटी जो है वो इनवैलिड रहेंगी। एनी गारंटी ऑब्टेन्ड बाय मींस ऑफ कीपिंग साइलेंस एज टू मटेरियल सर्कमस्टांसेस इज इनवैलिड। ठीक है, दो एग्जांपल है, आप पढ़ लेना बढ़िया से, पढ़ो जल्दी। हाँ, अरे एसी तो बंद करो, गर्मी और ठंडी लग रही बहुत। कोश्योरिटी मतलब जब एक से ज्यादा श्योरिटी होती है उसको बोलते हैं कोश्योरिटी। एक से ज्यादा जब श्योरिटी होती है उसको बोलते हैं कोश्योरिटी। सेक्शन 144 में दिया है, व्हेन अ पर्सन गिव्स गारंटी अपॉन अ कॉन्ट्रैक्ट दैट द क्रेडिटर शैल एक्ट अपॉन इट until another person has joined in as a co-surety, the guarantee given is not valid if that other person does not join। इसका मतलब क्या है भैया, देखो एक बार मैं बताता हूं आपको। ठीक है, अब देखो क्या हो गया, मैं हूं प्रणव, मैंने अपने भाई के लिए गारंटी दिया, ठीक है ना, बट मैंने शोरूम वाले को बोला कि भैया देख, मैं ना अपने पापा को भी पूछता हूं और अगर मेरे पापा ने हाँ बोला तो ही मैं अपने भाई के लिए गारंटी दूंगा। मैंने क्या बोला उसको, अगर मेरे पापा ने हाँ बोला, अगर मेरे पापा भी ज्वाइन होते हैं तो ही मैं गारंटी दूंगा। इसका मतलब क्या है, यहां पे दो गारंटर हो गए, एक हो गया मैं और दूसरा हो गया मेरे पापा। यहां एक मैं हूं और दूसरा मेरे पापा। तो जब तक मेरे पापा ज्वाइन नहीं करते ये कॉन्ट्रैक्ट में, जब तक मेरे पापा भी गारंटी नहीं देते, तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी वैलिड नहीं रहेगा। ये वैलिड कब होगा कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी, जब मेरे पापा भी ये कॉन्ट्रैक्ट में ज्वाइन होंगे। क्लियर है? हाँ, दो श्योरिटी होती है इसके अंदर। को-श्योरिटीज आर लायबल टू कंट्रीब्यूट इक्वली, मैं और मेरे पापा दोनों इक्वली देंगे, बराबर। ये लिखा है, व्हेन टू और मोर पर्सन्स आर को-श्योरिटी फॉर अ सेम डेट और ड्यूटी आइदर जॉइंटली और सेवरली एंड व्हेन अंडर अ सेम और डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट एंड वेदर विथ और विदाउट नॉलेज ऑफ ईच अदर। ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। को-श्योरिटीज इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, इन द एब्सेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट टू द कॉन्ट्ररी, मतलब अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट किया कि पप्पा 75% देंगे और मैं 25% दूंगा, तो वो केस में पप्पा 75% देंगे, मैं 25% दूंगा। बट अगर कॉन्ट्रैक्ट नहीं है तो हम इक्वली लायबल है, तो हम दोनों इक्वली लायबल रहेंगे टू पे ईच अदर एन इक्वल शेयर ऑफ होल डेट और ऑफ। ठीक है कोई नहीं, ठीक है। Co-sureties who are bound in different sums
आर लायबल टू पे इक्वली एज फार एज द लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट्स, एज फार एज द लिमिट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव ऑब्लिगेशन परमिट। इसका मतलब क्या है, जितनी लिमिट है उतना, देखो इक्वल शेयर तो है, प्लस मैं चाहूं तो मैं लिमिट भी कर सकता हूं, मैं बोलूंगा भैया मैं 1 लाख तक दूंगा, तो वो केस में मैं 1 लाख तक ही दूंगा। अब यहां पे एग्जांपल्स है कुछ, ए बी सी एज श्योरिटी फॉर डी, ए बी सी 3 लोग श्योरिटी है डी के लिए, 3 बॉन्ड्स के लिए एंटर करते हैं, ए 10,000 के लिए, बी 20,000 के लिए, सी 40,000 के लिए। कंडीशन दैट दीज ड्यूली अकाउंटिंग टू ई, मतलब क्या है, ए बी सी 3 लोग हैं, ये डी के लिए श्योरिटी देते हैं, गारंटी देते हैं ई को। मतलब ये इसने बोला कितना बोला, ए ने 10 20 40, इसने बोला मैं 10 दूंगा, इसने बोला मैं 20 दूंगा, इसने बोला मैं 40 दूंगा, ठीक है। हाँ, तो ये केस में देखो क्या बोलते हैं, डी ने अगर 40,000 का डिफॉल्ट किया तो इन दैट केस तीनों की लायबिलिटी कितनी रहेंगी, इक्वल रहेंगी, तीनों की लायबिलिटी कितनी रहेंगी, इक्वल रहेंगी। तो 40,000 का डिफॉल्ट किया डी ने 40,000 का, तो तीनों की लायबिलिटी तो होनी चाहिए इक्वल, मतलब 13,000 13,000 13,000, बट ए ने कितना बोला है, 10,000 दूंगा, तो इन दैट केस ए कितने के लिए लायबल रहेगा, मैक्सिमम 10,000 के लिए। बचा हुआ जो 15,000 है वो बी और सी के अंदर बच जाएगा, 15 और ये 15,000 इसके लिमिट के अंदर आता, तो ये बराबर हो जाएगा। तो ऐसे ही दिया है, ए इज लायबल टू पे 10,000 एंड बी एंड सी 15,000 ईच। फिर दूसरा एग्जांपल देखते हैं, ए बी सी 10,000 20,000 40,000, इसने डिफॉल्ट किया सर मान लो 60,000 का, तो इन दैट केस क्या होगा, इसकी लायबिलिटी 10,000 रुपए, बचा हुआ 50,000 दोनों में बच जाएगा, 25-25, बट इसकी तो मैक्सिमम लिमिट 20,000 है, तो ये 20 ही देगा, और बचा हुआ 30 पूरा का पूरा मिस्टर सी को देना पड़ेगा, ठीक है ना। ओके, तो ये कोश्योरिटीज के बीच में भी आपस में कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। फिर उसके बाद में इंप्लाइड प्रॉमिस टू इंडेमनिफाई श्योरिटी, जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है उसके अंदर इंप्लाइड प्रॉमिस होता है। कौन देता है इंप्लाइड प्रॉमिस, डेटर देता है, प्रिंसिपल डेटर देता है, किसको, श्योरिटी को, किसको देता है, श्योरिटी को, मतलब अमोल मेरे को प्रॉमिस करता है, ये प्रॉमिस एक्सप्रेस नहीं होता है, ये इंप्लाइड होता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी में इंप्लाइड प्रॉमिस होता है, अमोल मेरे को प्रॉमिस देगा कि देख भाई अगर मैंने उसके पैसे नहीं दे पाया और तेरे को देना पड़ा, तो इन दैट केस अमोल मेरे को इंडेमनिफाई करेगा, और इसीलिए कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी भी कवर करता है। ये मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था लेक्चर की। इन एवरी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी देयर इज एन इंप्लाइड प्रॉमिस, किस कौन देता, बाय प्रिंसिपल डेटर, काई के लिए, टू इंडेमनिफाई द श्योरिटी, एंड श्योरिटी इज एंटाइटल्ड टू रिकवर फ्रॉम द प्रिंसिपल वॉट एवर सम ही हैज राइटफुली पेड अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, बट नॉट विच ही हैज पेड रॉन्गफुली। मतलब सही से जितने भी पैसे दिया उसने क्रेडिटर को, वो पैसे वो इससे वसूल कर सकता, किससे सर, डेटर से, बट ज्यादा के दिया या गलत तरीके से दिया तो वो वसूल नहीं कर सकता। इसके ये 1 2 3 एग्जाम्पल है। देखो, B इज इंडेप्टेड टू C, B ने C को पैसे देना था, एंड A श्योरिटी है, तो A हो गया श्योरिटी, C हो गया क्रेडिटर और B हो गया प्रिंसिपल डेटर। C डिमांड्स पेमेंट फ्रॉम A, C ने A को पेमेंट मांगा, एंड A ने मना करने के बाद सूज हिम फॉर द अमाउंट। A डिफेंड्स द सूट हैविंग रीजनेबल ग्राउंड फॉर डूइंग सो। A ने बोला मैं नहीं देता, अब उसने सूट डिफेंड कर लिया, उसके पास ग्राउंड्स होंगे, बट इज कंपेल्ड टू पे द अमाउंट ऑफ डेट विथ कॉस्ट। बट देखो, A डिफेंड तो कर लिया, बट कोर्ट ने ऑर्डर दिया उसको कि भैया तेरे को जो डेट है वो तेरे को देना पड़ेगा, प्लस उसके साथ जो भी कॉस्ट लगी है, किसको,
मिस्टर सी को तेरे पे केस डालने के लिए, वो सारा तेरे को देना पड़ेगा। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट बी किससे ले वसूल करेगा? मिस्टर डेटर से, मिस्टर बी से। कौन वसूल करेगा? ए वसूल करेगा। सर क्या बोल रहे हैं, अभी नहीं समझ में आ रहा। मैंने बोला रुक जाओ। बी ने सी को पैसे देना था, ए कौन है? श्योरिटी है। अब बी ने पैसे नहीं दिया तो सी ने क्या किया? ए पे केस किया। तो ए ने केस को डिफेंड तो कर लिया, बट कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि भैया ए, तुमने गारंटी दिया था ना, तुम मिस्टर सी को पैसे दो। कौन सा? जो डेट है, जो गारंटी तुमने दिया, प्लस ये केस फाइल करने को मिस्टर सी को पैसे भी लगे, वो सूट के जो चार्जेस है वो चार्जेस भी मिस्टर ए को मिस्टर सी को देना पड़ा। तो ये पूरा का पूरा अमाउंट मिस्टर ए मिस्टर बी से वसूल करेंगे, बराबर है। फिर यहां पे दिया है एक और एग्जांपल, यहां पे दिया है एक और एग्जांपल, ये आप पढ़ लेना, इसमें कुछ समझाने वाली बात है नहीं। डिस्टिंक्शन बिटवीन गारंटी एंड इंडेमनिटी। गारंटी और इंडेमनिटी के बीच में डिफरेंस क्या है सर? पार्टीज कितनी रहती? इंडेमनिटी में 2 रहती, गारंटी में 3 रहती। प्राइमरी लायबिलिटी किसकी रहती सर? इंडेमनिटी में इंडेमनीफायर की प्राइमरी लायबिलिटी रहती है, और यहां पे लायबिलिटी रहती है प्रिंसिपल डेटर की प्राइमरी, सेकेंडरी रहती है श्योरिटी की। एक्ट ऑन इंडेमनीफायर इज नॉट एक्टिंग एट द रिक्वेस्ट ऑफ डेटर, बराबर है। इंडेमनीफायर जो है वो इंडेमनिटी होल्डर के रिक्वेस्ट पे एक्ट नहीं करता, जब लॉस हुआ तभी देगा। और यहां पे श्योरिटी गिव्स कॉन्ट्रैक्ट एट द रिक्वेस्ट ऑफ प्रिंसिपल डेटर। मेरे भाई ने बोला है ना मेरे को कि भाई वो तू उसको बोल देना यार तेरे शोरूम वाले को, तब मैंने उसके रिक्वेस्ट पे गारंटी दिया है। यहां पे कोई ऐसी बात नहीं होती, यहां नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है। प्रॉमिस क्या रहता? यहां पे प्रॉमिस रहता कि भैया अगर तेरे को कुछ नुकसान हुआ तो मैं भरपाई करवा दूंगा। मतलब लॉस होना, possibility of any loss happening is the only contingency against which indemnifier undertakes to indemnify। अगर कुछ लॉस हुआ तो ही मैं तेरे को कंपेंसेट करूंगा, ये प्रॉमिस है। और गारंटी में ऐसा कुछ नहीं है, एग्जिस्टिंग डेट रहती जिसके लिए श्योरिटी गारंटी देता क्रेडिटर को, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ डेटर। राइट टू सू किसके पास रहता? कब आता? इंडेमनीफायर जो है उस वो थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता अनलेस देयर इज एन असाइनमेंट। इंडेमनीफायर कैन नॉट सू थर्ड पार्टी ऑन हिज ओन अनलेस देयर इज एन असाइनमेंट। इंडेमनीफायर मतलब वो जिसने लॉस, जिसने कंपेंसेट करने का प्रॉमिस किया है, ठीक है ना। इंश्योरेंस कंपनी ने प्रॉमिस किया है, बराबर, मेरे को लॉस हुआ तो इंश्योरेंस कंपनी मेरे से पैसे लेगा, बट इंश्योरेंस कंपनी किसी थर्ड पार्टी पे केस नहीं कर सकता कि भैया तूने प्रणव जांडो को लॉस क्यों करवाया। हाँ, ऐसा नहीं कर सकता। केस करना है, मेरे अगेंस्ट कुछ खराब हुआ है तो मैं ही करूंगा उस पर। और यहां पे श्योरिटी जो है वो प्रिंसिपल डेटर पे केस कर सकता। कॉन्ट्रैक्ट कितने रहते? इसमें 1 रहता है, इसमें 3 रहते, ये ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं। यहां अपना कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ गारंटी होता है खत्म, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा एक बार रिवाइज कर लेना, जो जो चीजें हैं। अभी देखो इसके अंदर है ना बहुत सारे एग्जांपल दिए, इसलिए ये बड़ा लग रहा। वैसे तो ये 2 से 3 पेज का है मैक्सिमम, उससे ज्यादा है नहीं। तो इसको आप अच्छे से एक बार देख लेना। कुछ भी रिवीजन कर कुछ भी लगा तो आप मेरे को डायरेक्टली व्हाट्सएप कर सकते हो, जो भी क्वेरीज है व्हाट्सएप नंबर मेरा आपके पास में है, ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच। आज के लिए रुकते हैं यहीं पे। बेलमेंट और प्लेज कल चालू करते हैं।